O71 हिंदी अध्याय 351 सार्डिन हिल्स। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। कल मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूं। सामान्यतः नौसिखियों को अनुभवी सदस्यों के बिना बाहर जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये केवल कमजोर नौसिखियों पर लागू होता है जिनका मुकाबला स्कोर 1000 से कम है। मैं अति आत्मविश्वासी नहीं हूं, लेकिन अपनी शक्ति के बल पर मैं तब तक सुरक्षित रहूंगा जब तक मैं सुरक्षित क्षेत्र से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरे पास 3 दिनों तक करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं दर्शनीय स्थलों की सैर कर सकता हूं, लेकिन यह मैं बाद में भी कर सकता हूं। शहर में कई आश्चर्यजनक चीजें हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने केवल जागृति मैदान के लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन वे सभी महंगी हैं। कुछ हजार पुण्य अंक मैंने केवल कुछ घंटों में खर्च किए हैं। अब जब मैंने बाहर जाने का निर्णय कर लिया है तो मुझे इसके लिए उचित तैयारी करनी चाहिए। बाहर जाने से पहले मुझे कई चीजें खरीदनी होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्रिस्टल डिस्क। यह एक ऐसी जरूरी वस्तु है जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। सबसे सस्ती क्रिस्टल डिस्क की कीमत 5000 मेरिट अंक है और ये बाजार में सबसे निम्न श्रेणी की क्रिस्टल डिस्क है। अगर मैं कुछ दिन इंतजार करूं तो मुझे मुफ्त में क्रिस्टल डिस्क मिल सकती है और उस क्रिस्टल डिस्क की गुणवत्ता उस डिस्क से बेहतर होगी जिसे मैं खरीद रहा हूं। प्रत्येक गिल्ड अपने सदस्यों को निःशुल्क क्रिस्टल डिस्क प्रदान करता है क्योंकि यह एक आवश्यक वस्तु है। यहां तक कि किसी श्रेणी का सोना भी मेरे द्वारा खरीदी गई क्रिस्टल डिस्क से बेहतर क्रिस्टल डिस्क प्रदान करता है। क्रिस्टल डिस्क के बाद मैं कुछ अन्य विविध वस्तुएं लाया, जिससे मेरे खाते में केवल कुछ 100 योग्यता अंक ही बचे। मुझे आशा है कि यह यात्रा सार्थक होगी और मुझे कुछ योग्यता अंक मिलेंगे। सामान खरीदने के बाद मैंने उस क्षेत्र की तलाश शुरू कर दी जहां मैं शिकार करने जा रहा हूं। मुझे बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी क्योंकि एडवेंचर पैराडाइज साइट्स ने शिकार के मैदानों के नाम सुने थे जो नौसिखियों के लिए शिकार करने के लिए अच्छे हैं। मैंने सार्डिन हिल्स का चयन किया। यह मजबूत नौसिखियों के बीच काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है और कई अनुभवी इवॉल्वर्स भी वहां शिकार करते हैं। ये शिकारगाह सामान्य नौसिखियों के लिए थोड़ा खतरनाक है, लेकिन एशलिन और मेरी संयुक्त शक्ति से हम किसी भी ग्रिम रेस राक्षस का सामना कर सकते हैं और यदि दुर्भाग्य से हमें कोई मजबूत ग्रिम रेस राक्षस मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से उससे भाग सकता हूं। पूरा दिन जल्दी ही बीत गया, जबकि मैं कल के साहसिक कार्य के लिए शोध में व्यस्त था। किसी भी बड़े साहसिक कार्य से पहले पर्याप्त शोध आवश्यक है। अपना शोध पूरा करने के बाद मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया, जो मेरी दैनिक आदत बन गई थी। फिर भी मैं केवल 15वें पोज तक ही प्रदर्शन कर पाया। उसके बाद एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा और आधे घंटे बाद ही उठ पाया। रिंग रिंग रिंग। भोर से पहले अलार्म बजने से मैं जाग गया और मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कल ही सारा सामान पैक कर लिया था, फिर भी मैंने चीजों की दोहरी गिनती कर ली थी ताकि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊं। 1 घंटे बाद मैं बिस्तर के सामने खड़ा हुआ और उस पर रखे 5 टोटेम कलाकृतियों को ध्यान से देखने लगा। 6 टोटेम कलाकृतियों में से 5 कर्नल ग्रेड में है, जबकि छठी मार्शल। यह एक चमकदार लाल तलवार है जो मुझे जागृति ग्राउंड के रास्ते में मिली थी। मेरे सामने मौजूद 5 कर्नल ग्रेड टोटेम आर्टिफैक्ट को जिल की मदद से बदला गया है और लाया गया है। वे सभी मेरे लिए बहुत उपयुक्त हैं। जहां तक यहां इस तरह की उच्च स्तरीय कलाकृतियों को दिखाने की बात है, तो मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूं, क्योंकि यहां लगभग सभी लोग बिस्तर पर मौजूद इन टोटेम कलाकृतियों के समान स्तर के टोटेम कलाकृतियों को पहने हुए हैं। freewebandsigmawell.com। मेरे पास एकमात्र ईर्ष्यापूर्ण चीज लाल तलवार है, जो मध्य स्तरीय मार्शल ग्रेड टोटेम आर्टिफैक्ट है, जिसे मैं सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाऊंगा। केवल तभी इसका प्रयोग करूंगा जब मैं अकेला रहूंगा। और जहां तक सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए हथियार की बात है, तो मैंने एक विशेष तलवार लाई है। मैंने एक एक करके अपनी कलाकृतियां पहननी शुरू की। मुखौटा, कवच, ढाल, जूते और अंत में अपनी कमर में एक गहरे नीले रंग की तलवार बांध ली। ये देखकर कि सब कुछ तैयार है, मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता हूँ। अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बाद मैंने होवर कार को बुलाया। वह कुछ मिनट बाद आ गई और तेज गति से पूर्वी गेट की ओर बढ़ गई। ये सबसे तेज गति वाली होवर कार है जिस पर मैं कभी बैठा हूँ। यहाँ तक कि गणतंत्र में भी, जब शहर के बाहर उड़ने वाली होवर कारें इतनी तेज नहीं होती। इतनी तेज गति से होवर कार को फोर्ट कैवेंडिश के पूर्वी गेट तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट लगे। हे भगवान! जब मैंने पूर्वी द्वार को देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से एक श्राप निकल गया। मैं इस द्वार को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता यदि मैंने जागृति भूमि पर विशाल रूनिक पर्वत को नहीं देखा होता। सिटी गेट एक रूनिक संरचना है। रूनों को इस पर कभी कभी चमकते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस पर रून जागृति भूमि पर पहाड़ की तरह घने नहीं है।
फिर भी ये दूसरी रूनिक संरचना है जिसे मैंने देखा है और यह अद्भुत है। रून्स से जुड़ी चीजें बनाना बहुत कठिन है, विशेष रूप से शहर के द्वार जैसी बड़ी परियोजनाएं। न केवल शहर का द्वार अद्भुत है, बल्कि उसके ऊपर रखी विशालकाय तोपें भी और भी अद्भुत लग रही थी। प्रत्येक तोप 10 मीटर लंबी है और दीवार के शीर्ष पर ऐसी सैकड़ों तोपें रखी गई हैं। शहर भर में कुल 4 ऐसे विशाल द्वार हैं जिनसे लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन यह एकमात्र रास्ता नहीं है। मैं कई लोगों को इसके ऊपर उड़ते हुए देख सकता हूँ। शहर में हर कोई उड़ान नहीं भर सकता था, इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी जो केवल उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोगों और एस क्लास गिल्ड के सदस्यों को ही दी जा सकती थी। एक बार कोई एस क्लास गिल्ड का सदस्य बन जाता है तो उसे शहर भर में उड़ान भरने की अनुमति मिल जाती है। उसे सामान्य लोगों की तरह शहर के गेट पर जाने की जरूरत नहीं होती। लोग एस क्लास गिल्ड में शामिल होने के लिए पागलों की तरह इच्छुक हैं, न केवल इसलिए कि उनके पास बहुत मजबूत सदस्य हैं, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं। विशेषाधिकार, उन स्थानों तक पहुंच जो सामान्यतः किसी को नहीं मिलती, तथा एस क्लास गिल्ड के सदस्य होने का दर्जा, ये भी वे कारण हैं जिनके कारण लोग इसके सदस्य बनना चाहते हैं। यदि मुझे एस क्लास गिल्ड में स्वीकार कर लिया गया तो मैं भी दीवार में छिपी सुरक्षा तोपों से गोली लगने के डर के बिना शहर की दीवार के ऊपर उड़ सकता था। एक सेकंड में हजारों लोग दीवार से बाहर निकलते नजर आ रहे थे। समय बर्बाद न करते हुए मैं भी उनकी तरह उस विशाल द्वार से भागा। जब मैं दूसरी तरफ से निकला तो मैंने बंजर जमीन देखी। सामने बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे ही लोग गेट से बाहर निकलते हैं, वे अचानक अलग अलग दिशाओं की ओर भागते हैं। कुछ लोग जमीन पर दौड़ना चुनते हैं जबकि अन्य लोग हवा में दौड़ना चुनते हैं। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार फोर्ट कैवेंडिश के आसपास 30 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से बंजर है। ग्रिम जाति का राक्षस शायद ही कभी इतना करीब आता है। असली शिकार तब शुरू होता है जब आप फोर्ट कैवेंडिश के 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाते हैं। मैंने जो शिकारगाह चुना है वह फोर्ट कैवेंडिश से 60 किलोमीटर दूर है। मेरी योजना बंजर भूमि की सीमा तक हवाई मार्ग से यात्रा करने की है, उसके बाद मैं जमीन के रास्ते यात्रा करूंगा। ये सोचते हुए मैंने हवा में छलांग लगाए और सार्डिन हिल्स की दिशा में भाग गया। हवा में उड़ते हुए मैंने कई लोगों को देखा जो मेरी ही तरह एक ही दिशा में जा रहे थे। वे दोनों तरफ से जमीन पर यात्रा कर रहे थे। आधे से अधिक लोग समूह में यात्रा करते देखे जा सकते हैं, जबकि अकेले यात्रा करने वाले लोग उनकी तुलना में अल्पसंख्यक हैं। fgaiwebenwell.com। मैं कभी भी समूह में नहीं जाता था और हमेशा अकेले ही शिकार पर जाना पसंद करता था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मैं एक स्वतंत्र साहसी व्यक्ति था, क्योंकि संगठन के लोगों को समूह में एक निश्चित संख्या में मिशन पूरे करने होते हैं और वे छोटे समूहों में काम करना पसंद करते हैं। मैंने संगठन के बहुत कम लोगों को अकेले बाहर साहसिक कार्य करते देखा है, जो कि ज्यादातर मेरे जैसे असंबद्ध साहसी लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे ही मैं हवा में दौड़ रहा था, मैंने देखा कि मैं यहाँ सबसे धीमे लोगों में से एक था। मुझसे कई गुना तेज लोग थे। खैर, मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मेरे और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैं निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी सार्जेंट चरण में हूँ, जबकि वे सभी या तो मध्य स्तर या उच्च स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे कप्तान चरण या उससे ऊपर हैं। मैंने कुछ लोगों को शून्य जूते पहनकर उनकी मदद से उड़ते भी देखा है। उन्हें देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या हुई। शून्य जूते बहुत महंगे हैं और केवल कर्नल स्तर और पावरहाउस से ऊपर के लोग ही इन्हें पहन सकते हैं। पहली बार मैंने किसी को शून्य जूते पहने हुए देखा है जब मैं पहली बार वेस्ट ब्लिथ सिटी आ रहा था और हमारी ट्रेन पर छोटे राक्षस गिरोह द्वारा हमला किया गया था। उस समय जो लोग हमें बचाने आए थे वे शून्य जूते पहने हुए थे। मुझे अभी भी उस युवक का चेहरा याद है जिसने मुझे बचाया था। वह उड़कर आया था और उस राक्षस को, जो मेरी जान लेने वाला था, अपने हाथ के एक झटके से मारकर उड़ गया था। पहले तो मैंने सोचा कि वे बचावकर्मी थे जिन्हें वेस्टब्लिथ सिटी ने भेजा था, लेकिन बहुत बाद में मुझे पता चला कि वे लोग थे जिन्हें जिम के माता पिता ने हमें बचाने के लिए भेजा था। जैसा कि मैंने कहा, शून्य जूते बहुत महंगे हैं और कर्नल स्तर या उससे ऊपर के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं और उन्हें पहनकर कोई भी उड़ सकता है। वास्तव में उड़ सकता है, हमारी तरह नहीं जो कौशल का उपयोग करके हवा में चल रहे हैं। शून्य जूते किसी को उड़ने में मदद करते हैं। वास्तविक उड़ान में इसके साथ उनमें पूर्ण गतिशीलता होती है। वे जमीन में गिरने का जोखिम उठाए बिना हवा में जो चाहे कर सकते हैं, जो सभी कौशलों में होता है। ये देखते हुए कि मेरी गति धीमी है और इस गति से मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा, मैंने अपनी नियम शक्ति का 25% अपने कौशल में विलय करने का निर्णय लिया। भाड़ में जाओ।
मैंने कदम बढ़ाते हुए जोर से कहा, मेरी गति बहुत तेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी गति इतनी तेज हो जाएगी जब मैंने अपनी नियम शक्ति को इसमें मिला दिया, और सबसे बुरी बात यह है कि अब मैं जमीन की ओर गिर रहा हूं। मुझे इस समय अपने आप पर तुरंत नियंत्रण पाना होगा, अन्यथा जिस गति से मैं जा रहा हूं, यदि मैं जमीन पर गिर पड़ा तो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाऊंगा। बकवास बकवास बकवास। धप। अंदर ही अंदर कोसते हुए मैं अंततः किसी तरह खुद पर नियंत्रण पाने में सफल हुआ और अस्थिर होकर जमीन पर उतरने में सक्षम हुआ। ये तो बहुत करीब था, मैंने कहा और कुछ सांस ली। गति में वृद्धि मेरी अपेक्षा से बिल्कुल परे थी। मैंने सोचा कि चूंकि मैं 25% नियम शक्ति से हवा में हूं, इसलिए मुझे अपनी गति प्रकार के कौशल में 25% नियम शक्ति का उपयोग करने की तुलना में लगभग दोगुनी गति मिलेगी, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। उस 25% नियम शक्ति ने मुझे गति कौशल से 5 गुना अधिक गति प्रदान की है। यही कारण है कि मैं इतनी तेज गति से इतना अचंभित हो गया। हे, मैंने ऐसी गति से डेटिंग का अनुभव करना शुरू कर दिया। यह एक बुरी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे एक बहुत ही खतरनाक ग्रिमरेस राक्षस या किसी अन्य खतरे का सामना करना पड़ता है, तो यह वास्तव में मुझे भागने में मदद करेगा। जुप। मैंने छलांग लगाते ही हवा में छलांग लगाई। 25% रूल पावर मर्ज किए गए कौशल के साथ मुझे अद्भुत गति मिली। पहले दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण ये था कि मैं इतनी तेज गति से चौंक गया था, लेकिन अब मेरे पास पहले से ही निर्यात करने की क्षमता थी। मैं इतनी तेज गति से उड़ने में सक्षम था। ऐसी गति पर मेरा नियंत्रण अभी भी थोड़ा कमजोर है, लेकिन मैं अभी भी हवा में खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हूं, और जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा नियंत्रण और बेहतर होता गया, और लगभग 45 मिनट बाद जब मैं बंजर भूमि की सीमा पर पहुंचा, तो मैंने उस पर काफी अच्छा नियंत्रण हासिल कर लिया था। धप। जमीन पर उतरते ही मैंने अपने सामने के जंगल को देखा। ये जंगल मेरे द्वारा देखे गए अन्य जंगलों से थोड़ा अलग था। इसके पेड़ बहुत बड़े और भारी हैं, कोई भी आसानी से उनसे कई मंजिलें बना सकता है। एक और अजीब बात यह है कि मैंने राक्षसों की आवाज नहीं सुनी। ये जंगल लगभग राक्षसों से रहित है। सभी राक्षस मानव और ग्रिम जाति के बीच युद्ध में हताहत हुए हैं। मनुष्यों ने बमुश्किल ही किसी राक्षस को मारा था, उनमें से अधिकांश को ग्रिम जाति ने मारा था। हमने ग्रिम रेस को ग्रिम रेस राक्षस इसलिए कहा क्योंकि वे सही मायने में राक्षस हैं। वे राक्षसों से भी अधिक राक्षसी हैं। ग्रिम जाति एक पेटू जाति है। जो भी चीज उनकी नजर में आती है वे उसे खा लेते हैं, और उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन मनुष्य है। वे मानव मांस को बहुत ही चाव से खाते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, या रूबी और सेठ ने मुझे डराने के लिए ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि एक दिन जब वे अपने समूह के साथ शिकार कर रहे थे, तो वे ग्रिम जाति के राक्षस से मिले जो मानव शरीर को बारबेक्यू कर रहे थे और उनके मांस को काट रहे थे। कल जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे 100% यकीन था कि वे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने पूरी जांच पड़ताल की तो मुझे अब यकीन नहीं रहा। इस विचार को झटकते हुए मैं जंगल में चला गया। सार्डिन पहाड़ियां यहां से मात्र 20 किलोमीटर दूर हैं। अब जंगल में प्रवेश करते समय मुझे सावधानी से चलना चाहिए। इस भयावह जंगल से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि विदेशी ऊर्जा की मात्रा पहले से ही 5 गुना अधिक हो गई थी, जिस अंतरिक्ष क्षेत्र में मैं पहले प्रवेश कर चुका था। यह अच्छी बात है कि ऊर्जा ने मनुष्यों और उनके बंधुआ राक्षसों को प्रभावित नहीं किया। यदि कोई सामान्य राक्षस है, तो वह कुछ दिनों के भीतर इस डार्क ऊर्जा से प्रभावित होगा और उसके शरीर में जल्द ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब मैं जंगल से गुजर रहा था, तो मुझे कोई भी ग्रिम जाति का राक्षस नहीं दिखा, जिसे मैं देखना चाहता था। जंगल में सावधानीपूर्वक चलते हुए समय बीतता गया और लगभग 1 घंटे बाद मुझे दूर से मछली जैसी पहाड़ियां दिखाई दी। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि इस क्षेत्र का नाम सार्डाइन हिल्स क्यों रखा गया है। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं वास्तव में मछली की तरह दिखती हैं, ऐसा मैंने पहाड़ियों को देखकर सोचा। ये देखकर कि मैं पहाड़ी के करीब आ गया हूं, मैंने तेजी से चलना शुरू कर दिया, और जब मैं एक पहाड़ी के तल पर पहुंचा तो मेरी गति धीमी हो गई। मैं अभी सामने की पहाड़ी पर चलने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक भारी भरकम आदमी नीचे झुका हुआ कुछ कर रहा है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद मैं दूर जाने ही वाला था कि मुझे कुछ ध्यान आया। कान। उस भारी भरकम आदमी के सिर पर रोएदार कान थे। ये देखकर मैं सतर्क हो गया, और जैसे ही उस भारी भरकम आदमी ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा, मैंने अपनी तलवार छू ली। इसके बाद जो मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि यह मानव का सिर नहीं बल्कि भेड़िए का सिर था, जिसके होंठ खून से रंगे हुए लग रहे थे। एक और उपहार, उसने हल्की सी मानवीय भाषा में कहा, और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी।
जो किसी की भी त्वचा को भय से सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और मेरी ओर मुड़ा और मुझे ग्रिम रेस के पहले राक्षस का पूरा नजारा देखने को मिला। ये ग्रिम जाति का राक्षस वुल्फमैन जनजाति या हम मानव वेयरवुल्फ सभी वेयरवुल्फ जनजाति है। ये ग्रिम जातियों के बीच आम लेकिन शक्तिशाली जनजातियों में से एक है। इसने पूरे शरीर पर चमड़े का कपड़ा पहना हुआ है, इसके कमर पर 2 कुल्हाड़ियां देखी जा सकती हैं तथा इसने अपने गले में एक बड़ा सा पेंडेंट पहना हुआ है जिस पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ है। ये संभवतः किसी उप जनजाति का प्रतीक है जिससे ये संबंधित है। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने अभी अभी दोपहर का भोजन समाप्त किया था और उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन आत्माओं ने मेरी इच्छा सुनी और तुम्हें यहाँ भेजा ताकि मैं अंततः अपनी भूख मिटा सकूं। उसने एक अजीब से मोटे लहजे में कहा और जब मैंने अंततः उसकी खून से सनी उंगलियों और टूटी हुई मानव हड्डियों को देखा, तब मुझे अंततः ग्रिम युद्ध के मैदान की क्रूरता का एहसास हुआ। मुझे लगता है कि मैंने इस ग्रिम युद्ध क्षेत्र को बहुत हल्के में लिया है। मेरे दिमाग में मैंने हमेशा एक और पश्चिमी खून वाले शहर के रूप में सोचा था जहां मैं नियमित रूप से राक्षसों का शिकार करूंगा और पैसा कमाऊंगा। मैं वास्तव में उस सूचनात्मक दस्तावेज में उल्लिखित युद्ध शब्द की गंभीरता को नहीं समझ पाया जो मैंने पढ़ा था। इसमें कहा गया था कि हम हजारों सालों से ग्रिम रेस के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम लगातार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अनजाने में ग्रिम जाति को राक्षस जाति के समान मानने की मेरी गलती बहुत बड़ी थी। ग्रिम जाति सिर्फ एक मूर्ख राक्षस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जाति है जो हमारे जैसी ही बुद्धिमत्ता रखती है। यदि मैं न भी चाहूं तो भी मुझे उन्हें समान समझना होगा तथा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा मैं किसी शक्तिशाली विकासकर्ता के साथ करता हूं, अन्यथा मुझे सचमुच बहुत पछतावा होगा। लेफ्टिनेंट स्टेज के सामने ग्रिम जाति का राक्षस है और वेयरवुल्फ जनजाति होने के कारण इसमें काफी उच्च रक्षा के साथ गति और शक्ति दोनों थी। इसकी एकमात्र कमजोरी यह है कि ये वेयरवुल्फ जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और अगर उत्तेजित हो जाए तो बहुत जल्दी उन्मत्त हो जाते हैं। मैं और वेयरवुल्फ एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। मेरा हाथ मेरी तलवार पर था जबकि उसने भी अपनी कमर पर 2 कुल्हाड़ियां पकड़ रखी थी। कुल्हाड़ियों की धार अभी भी खून से सनी हुई थी और उसकी तांबे जैसी गंध से मैं बता सकता था कि यह खून संभवतः उस इंसान का है जिसे उसने अभी अभी खाया था। मेरा दोपहर का भोजन, क्या आपकी कोई इच्छा है कि आप इसे जिस तरह से खाना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से कच्चा खाना पसंद करता हूं, लेकिन चूंकि मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। वेयरवुल्फ ने अपने होठों से खून चाटते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। ये सुनकर मैं थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया और चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैं भी बहुत अच्छे मूड में हूं क्योंकि आप पहले ग्रिम रेस राक्षस होंगे जिसका मैं शिकार करने जा रहा हूं। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें वह तरीका पसंद है जिससे मैं तुम्हारे अंदर क्रिस्टल डिस्क डालने से पहले तुम्हें काटूं? मैंने उसी उपहासात्मक लहजे में पूछा। तुम घटिया भोजन, तुम अपने से बेहतर लोगों से बात करने की हिम्मत करते हो। वेयरवुल्फ चिल्लाया और बहुत तेज गति से मुझ पर हमला किया। तो ये सच है, सेठ ने हंसते हुए कहा था कि क्रिस्टल डिस्क का हल्का सा उल्लेख इन ग्रिम जाति के राक्षसों को क्रोधित कर सकता है और एक बार जब आप उल्लेख करते हैं कि आप क्रिस्टल डिस्क को उनके अंदर डाल देंगे तो वे पागल हो जाएंगे, खासकर वुल्फमैन जनजाति और लायनमैन जनजाति के लोग, क्योंकि वे बहुत आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। मैं पहले से ही तैयार था और जैसे ही उसने हमला किया, मेरा सुदृढ़ीकरण कौशल और गति प्रकार का कौशल जो सक्रिय होने से दूर था, सक्रिय हो गया और मैंने अपने कौशल में अपने नियम का 25% भी लगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी नियम शक्ति को एकीकृत किया, मेरे सामने का दृश्य थोड़ा लाल हो गया और मेरी ओर आ रहा वेयरवुल्फ धीमा हो गया। इतना ही नहीं, मैं उसके शरीर के हर पल और उसकी मेरे प्रति महसूस हो रही हत्या की तीव्र भावना को बहुत आसानी से महसूस कर सकता था। इस बार मैंने जो नियम प्रयोग किया है वह सनफायर का नियम नहीं है जो मुझे एशलिन से मिला था, बल्कि किलिंग का नियम है जिसे मैंने स्वयं समझा है। हत्या का नियम हत्या के लिए सबसे अच्छा नियम है। दूसरे स्तर पर ऐसा कोई अन्य नियम नहीं है जो हत्या के नियम से बेहतर हो। एक बार प्रयोग किए जाने पर मारने का नियम न केवल व्यक्ति की इंद्रियों को बढ़ाता है, बल्कि आक्रामक मारक ऊर्जा भी प्रदान करता है, जो एक बार प्रतिद्वंद्वी के शरीर के अंदर प्रवेश करने पर न केवल प्रतिद्वंद्वी के उपचार को धीमा कर सकता है, बल्कि व्यक्ति की इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकता है और उन्हें सुस्त बना सकता है। मैंने अपनी जगह से हिलना डुलना बंद कर दिया और वेयरवुल्फ को अपने करीब आने दिया, ये देखकर कि उसके चेहरे पर पहले भ्रम का भाव आया था, फिर खुशी का भाव आया क्योंकि शायद उसने सोचा था कि मैं उसके डर के कारण हिल डुल नहीं पा रहा था। मरना, वह जोर से चिल्लाया और अपनी दोनों कुल्हाड़ियां मेरी ओर घुमाईं।
जब उसने अपनी कुल्हाड़ी मेरी ओर घुमाई तो मैं अंततः आगे बढ़ा। मैं नीचे झुका और उसकी बाईं कुल्हाड़ी की ओर बढ़ा, जिसे मैंने देखा कि वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। चून की कुल्हाड़ी बस एक हाथ की दूरी पर थी। मैं थोड़ा बाईं ओर बढ़ा और उसकी बाह के बीच से होते हुए उसकी पीठ तक पहुंच गया, इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हुआ। उसकी पीठ की ओर बढ़ते हुए मैंने अपनी पूरी ताकत से उसकी पीठ पर तेजी से हमला किया। उसने मेरे हमले को देख लिया था, लेकिन वह बहुत धीमा था और चकमा दे गया क्योंकि मेरी तलवार ने उसकी पीठ को पूरी तरह से काट दिया, जिससे खून का फव्वारा निकल पड़ा। आह है। वह जोर से चिल्लाया और अपनी दोनों कुल्हाड़ियों को अपनी पीठ पर घुमाया, लेकिन जब तक उसने ऐसा किया मैं पहले ही उसकी कुल्हाड़ियों की सीमा से दूर जा चुका था। तुम्हें इस घाव की कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम घटिया भोजन हो। वेयरवुल्फ जोर से चिल्लाया और फिर से मुझ पर अपनी कुल्हाड़ियों से हमला किया, लेकिन इस बार वह सावधान था क्योंकि उसने कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी थी जिसका मैं फायदा उठा सकता था। freewebnovel.com। मैंने अपने बाएं हाथ की ढाल को सक्रिय किया और उसे दाएं कुल्हाड़ी को रोकने के लिए चलाया तथा अपनी तलवार को उसके बाएं कुल्हाड़ी को रोकने के लिए चलाया। खटखट खटखट हमारे दोनों के हथियार टकराए और मुझे लगा कि मेरे शरीर में तीव्र झटका लगा है, लेकिन मैंने सहन किया और तेजी से अपनी तलवार चलाई तथा अपनी तलवार उसके सीने पर मार दी, जबकि वह अभी भी ये देखकर सदमे में था कि मैंने उसके कुल्हाड़ियों को सामने से रोक दिया था। वेयरवुल्फ बहुत शक्तिशाली प्रजाति है, इसलिए जब वेयरवुल्फ ने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने सीधे वार को रोक दिया है और एक कदम भी पीछे नहीं हटा, तो उसे बहुत सदमा लगा, लेकिन उसे इस पर विचार करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे अपनी शतरंज में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसने अपनी छाती पर खून से सना लंबा घाव देखा। उसमें से बड़ी मात्रा में रक्त बहता हुआ देखा जा सकता था और जब उसने देखा कि उसकी पीठ पर घाव है, जो तेजी से पुनर्जीवित होने के कारण ठीक हो जाना चाहिए था, उसमें अभी भी खून बह रहा था। शासन शक्ति, उसने आश्चर्य से ऊंची आवाज में कहा। उसके चेहरे पर हल्का सा डर दिखाई दिया था, लेकिन उसने उसे तुरंत छिपा लिया। ओह, तुम्हें अभी पता चला, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर मार दी। खटखट हे, इस बार यह मेरी तलवार को रोकने में सक्षम था, लेकिन मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, ये देखकर कि यह सतर्क हो गया है, ये जानते हुए कि मेरे पास नियम शक्ति है और यही कारण है कि मैंने अपनी कलाई को थोड़ा सा झटका और अपनी कुल्हाड़ियों के गतिरोध से मुक्त हो गया और उसके चेहरे की ओर बढ़ गया। पाचाक, धिक्कार है, ये चूक गया, मैंने गाली दी। मैंने सोचा था कि मैं इसके बदसूरत चेहरे पर छाती और पीठ जैसा बड़ा निशान बना दूंगा, लेकिन यह आखिरी मिनट में अपना चेहरा हिलाने में कामयाब हो गया और मैं उसके दांतों से उसके गाल पर खून की एक हल्की सी लकीर खींच पाया। खाना, तुमने मुझे सचमुच क्रोधित कर दिया है, वह तीव्र क्रोध से चिल्लाया। फिर तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? मैंने अपनी तलवार तैयार रखते हुए पूछा, ताकि यदि मुझे मौका मिले तो मैं हमला कर सकूं। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें कम आंका है और तुम अपने स्तर के हिसाब से काफी मजबूत हो, लेकिन तुमने सोचा कि तुम मुझे सिर्फ इसी से हरा सकते हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, उसने कहा और अचानक उसके शरीर से लाल धुएं जैसी ज्वाला निकलने लगी। एक सेकंड के भीतर लाल धुआं उसके सिर के ऊपर केंद्रित हो गया और भेड़िया आदमी की एक ढीली धुंधली आकृति बन गई। स्पिरिट टोटेम, मैंने जोर से कहा जब मैंने वेयरवुल्फ के सिर के ऊपर वेयरवुल्फ का धुआंधार सिलहुइस आत्मा टोटेम को देखकर हैरान हूं। मैंने सोचा था कि यह वेयरवुल्फ सिर्फ सामान्य है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि यह अपने कबीले का निम्न स्तर का कुलीन होगा। ग्रिम रेस की शक्ति प्रणाली हमारी जैसी ही प्रतीत होती है, लेकिन मूलतः बहुत भिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रिम जाति उच्च स्तरीय दुनिया से आती है और यदि हमारी शक्ति के स्तर पर कोई प्रतिबंध न होता, तो उस दुनिया की एक छोटी जनजाति के विशेषज्ञ भी इस दुनिया में सभी को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वेयरवुल्फ के ऊपर दिखाई देने वाला लाल धुएं के रंग का वेयरवुल्फ सिलहूट उसके कबीले का आत्मा टोटेम है। स्पिरिट टोटेम वेयरवुल्फ हालांकि थोड़ा धुंधला और धुएं से बना है, लेकिन इसकी भव्यता को देखा जा सकता है। एक बार देखने पर ही मेरे दिल में श्रद्धा जाग उठी। अगर मैं कुछ सेकंड और देखता रहता तो मैं निश्चित रूप से इसके सामने घुटने टेक देता। ये चेतावनी दी जाती है कि किसी को भी स्पिरिट टोटेम को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनमें से सभी में मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि टोटेम जानबूझकर ऐसा करता है, बल्कि वास्तव में मूल स्पिरिट टोटेम इतना शक्तिशाली है कि इसकी छाप भी किसी को भी मोहित कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यह जनजाति के विशेषज्ञों की मृत आत्माओं से बना है। उन जनजाति की आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली हैं और जो लोग उनसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जनजाति का कुलीन माना जाता है।
हालांकि टोटेम स्पिरिट और मैंने जो जानकारी पढ़ी है उसे देखते हुए ये टोटेम स्पिरिट अपनी तरह का सबसे निम्न है, लेकिन यह अभी भी इस वेयरवुल्फ की शक्ति को दोगुना कर देगा। भगवान का शुक्र है कि यह वेयरवुल्फ चिन्हित नहीं है, अन्यथा मेरे पास एकमात्र विकल्प यही था कि मैं जितना दूर भाग सकता था भाग जाऊं। हाँ, यह मेरे कबीले का महान आत्मा टोटेम है और अब आप इसकी शक्ति का सामना करेंगे। वेयरवुल्फ ने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहा और धुएंदार आत्मा टोटेम नीचे आया और वेयरवुल्फ के शरीर को अपने लाल धुएं से ढकना शुरू कर दिया। लाल धुएं की चादर में लिपटे वेयरवुल्फ ने मुझ पर हमला किया और इस बार उसकी गति पिछली बार से भी अधिक थी और वह दमनकारी भावनाएं उत्पन्न कर रहा था। उसे अपनी ओर आते देख मैं भी वहीं नहीं रुका बल्कि उसकी ओर दौड़ पड़ा। मैंने पहले ही हत्या के नियम का 50% अपने कौशल में मिला लिया है, इससे मेरी इंद्रियां और भी तेज हो गईं और मेरे हमले अधिक शक्तिशाली हो गए। क्लैंक क्लैंक, मेरी तलवार और ढाल उसकी कुल्हाड़ियों से टकराईं और जब मैंने अपनी तलवार को उसके कंधे की ओर सरकाने के लिए अपनी कलाई को झटका तो उसने उसी समय अपनी कुल्हाड़ी घुमा ली और मेरी तलवार को आगे बढ़ने से रोक दिया। खटखट, ये देखकर कि वह असफल हो रहा है, मैंने अपनी तलवार वापस ले ली और उसकी जांघ की ओर हमला किया जो कमजोरी दिखा रही थी, लेकिन मैंने पाया कि जैसे ही वह आगे बढ़ना शुरू हुआ मेरी तलवार अवरुद्ध हो गई। ऐसा लगता है कि आत्मा टोटेम ने न केवल इसकी ताकत को बढ़ाया है बल्कि इसकी इंद्रियों को भी बढ़ावा दिया है, अन्यथा इसके लिए मेरी तलवार को इतनी जल्दी रोकना बहुत मुश्किल होता। आपकी टोटेम आत्मा बहुत अच्छी है, मैंने तारीफ की। मेरी तारीफ सुनकर उसके घिनौने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई जो और भी घिनौनी लग रही थी। हमारे टोटेम आत्मा की महिमा तुम्हारी समझ से परे है, उसने शेखी बघारते हुए कहा। यदि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो और क्षमा मांगो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा और तुम्हारे पूरे शरीर का आनंद लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। उसने घृणा से कहा, उस शक्ति के नशे में जो उस आत्मा टोटेम ने उसे दी थी। ठीक है, तो मैं जब क्रिस्टल डिस्क तुम्हारे अंदर डालूंगा तो तुम्हें पूरी तरह होश में रखना याद रखूंगा, मैंने चिढ़ाते हुए कहा जबकि मेरी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। तुम भोजन जो तुमने अभी कहा है उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जब मैं तुम्हारा हिस्सा खाऊंगा तो तुम पूरी तरह से जीवित रहो। उसने गुस्से से चिल्लाया और मुझ पर हमला किया। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि उसने मुझ पर क्रोध में हमला किया था, इसके बजाय मैंने आनंदित महसूस किया क्योंकि यह जितना क्रोधित होगा लड़ाई के दौरान उतनी ही अधिक गलतियां करेगा और यही कारण है कि मैंने इसे चिढ़ाते समय क्रिस्टल डिस्क का उल्लेख किया। क्रिस्टल डिस्क वह चीज है जिससे ग्रिम जाति सबसे अधिक नफरत करती है, वे क्रिस्टल डिस्क से जुड़े रहने की अपेक्षा यातना सहना पसंद करते हैं। क्लैंक क्लैंक, मैंने उसके हमले का इंतजार नहीं किया बल्कि बीच रास्ते में ही उसका सामना किया और जब हमारे हथियार आपस में टकराए तो किसी ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। मैंने इसके स्वरूप में कमजोरी की तलाश की लेकिन मुझे बहुत कम कमियां मिली और जो मिली उनका फायदा नहीं उठाया जा सका। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा और मौका खुद ही सामने आएगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस वेयरवुल्फ से लड़ने में काफी मजा आ रहा है। इस वेयरवुल्फ जनजाति की टोटेम आत्मा इससे मेरे द्वारा हत्या करने वाले नियम के समान ही वृद्धि दे रही है, इसलिए इससे लड़ने से मुझे उस नियम को मारने की बेहतर समझ हो रही है जिसे मैंने समझा था। खटखट खटखट, हम लड़ते रहे और जैसे जैसे समय बीतता गया किलिंग रूल पर मेरी पकड़ मजबूत होती गई। अब तक जितने भी विरोधियों से मैंने लड़ाई की उनमें से ज्यादातर राक्षस थे और मेरे दोस्त जिल जैसे थे। राक्षस कोई चुनौती नहीं थे, मैं उन्हें मारने में सक्षम था जैसे मैं सुअरों को मारता हूँ। मेरे दोस्तों के लिए जिल को छोड़कर मैंने सभी को हरा दिया था। जिल ने किसी तरह दो नियम समझ लिए थे, एक सामान्य स्तर 2 नियम, गति का नियम, जबकि दूसरा अजीबोगरीब शीर्ष स्तर 2 नियम। यदि कोई उस नियम के विरुद्ध लड़ना चाहता है तो उसके पास सर्वोच्च स्तर 2 का नियम होना चाहिए, अन्यथा लोग लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। ये कितना अजीब नियम है। जैसे जैसे लड़ाई के दौरान समय बीतता गया मुझे इस वेयरवुल्फ की लड़ाई की लय समझ में आने लगी और मैंने उसकी छोटी सी कमजोरी का फायदा उठाना भी बंद कर दिया ताकि ये दिखा सकूं कि वह ऊपरी हाथ हासिल कर रहा है और मुझे इसके खिलाफ लड़ने में कठिनाई हो रही है क्योंकि लड़ाई लंबी होती जा रही है। मैं ये काम एक बड़े अवसर के लिए कर रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि यह काम कर रहा है। ये वेयरवुल्फ कोई बेवकूफ नहीं है और उसने मेरी रणनीति का अंदाजा लगा लिया था क्योंकि समय के साथ साथ उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए लुभाने के लिए अपनी कमजोरी दिखानी शुरू कर दी थी। उसने जो कमजोरियां दिखाई थीं वे न केवल कमजोर थीं बल्कि बड़ी भी थीं, लेकिन मैं अपने मारक नियम से उन्हें जाल के रूप में आसानी से पहचानने में सक्षम था।
हत्या का नियम न केवल लड़ाई में अंतर्ज्ञान देता है, बल्कि यह प्रतिद्वंद्वी की भावनात्मक उथल पुथल की थोड़ी सी झलक भी दिखाता है, और यदि कोई काफी चतुर है तो वह लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी द्वारा बिछाए गए जाल को पहचान सकता है। रूल को मारने की सहायता से मैंने किसी भी बड़े जाल पर हमला नहीं किया, मुझे कुछ कमजोरियों पर हमला करना पड़ा ताकि ये दिखाया जा सके कि मैं अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जा रही है, मैं सतर्क होता जा रहा हूं। अंततः काफी समय बाद उसने अपनी सतर्कता खोनी शुरू कर दी और मुझसे लड़ने में दुस्साहसी हो गया, यह मानते हुए कि मुझे उससे लड़ने में कठिनाई हो रही है और इसी का मैं इंतजार कर रहा था। अब जब मेरे प्रति उसकी सतर्कता कम हो गई है, तो मैं उसकी बड़ी कमजोरी दिखने पर ही अपनी चाल चलूंगा और एक ही चाल में लड़ाई खत्म करूंगा। मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि मौका 15 मिनट बाद आया था, लेकिन यह इसके लायक था। इसने मुझ पर काफी तेजी से हमला किया था, लेकिन मैं इसे चकमा देने में सक्षम था, और अब जब ये चूक गया है तो ये पीछे हट रहा है जिससे हम इसकी छाती तक पहुंच सकें। ये काफी बड़ा मौका है और मुझे यकीन है कि यह जाल नहीं है, क्योंकि छाती इसका कमजोर बिंदु है। अगर हमला किया जाता है तो कोई भी घातक रूप से घायल हो सकता है, और यहाँ तक कि अगर इसमें अपनी छाती को जाल के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत है तो मुझे पीछे हटने की मेरी क्षमता के बारे में यकीन है। ये देखकर कि वह पीछे हट रहा है, मैंने तुरंत अपनी तलवार को आगे बढ़ाया, जिसका उपयोग मैंने अभी अभी उसकी कुल्हाड़ी को रोकने के लिए किया था, और इस पलटी हुई गति का उपयोग करके मैंने तलवार को सीधे उसकी छाती पर चलाया। पैक! उसने मुझे पलटते हुए देखा और यह हमला करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह पीछे हट रहा था। फिर भी उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंककर कोशिश की, जिसे मैंने टाल दिया, लेकिन फिर भी उसने मेरे कंधे को छू लिया। जैसे ही मेरा पलटाव पूरा हुआ, मेरी तलवार में तीव्र गति आ गई और मैंने उस सारी गति का उपयोग अपनी तलवार को उसकी छाती की ओर ले जाने में किया। मेरी तलवार को अपनी ओर आते देख उसका रंग उड़ गया और वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दूसरी कुल्हाड़ी इतनी धीमी है कि वह मेरी तलवार को रोक नहीं सकती। जैसे ही मेरी तलवार उसकी छाती से कुछ इंच की दूरी पर पहुंची, उसने अपने शरीर को ढकने वाली सारी रक्त लाल आभा को तुरंत अपनी छाती की ओर केंद्रित कर लिया, जिससे अंतिम बचाव की मुद्रा बन गई। क्रैकल! जब रक्त लाल आभा उसकी छाती की ओर अभिसरित हो रही थी, तब अंततः मेरी तलवार ने उससे संपर्क किया और एक छोटी सी चिंगारी फूटी। क्योंकि मेरी मारक ऊर्जा और उसकी रक्त लाल आभा ने स्पर्श किया, लेकिन वह अभी भी मेरी तलवार को रोकने में सक्षम थी। उसने केवल मेरी तलवार को ढकने वाली थोड़ी सी मारक ऊर्जा को दूर कर दिया। रक्त लाल आभा से गुजरते हुए मेरी तलवार को वास्तविक प्रतिरोध महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी कलाकृति का संरक्षण है। मुझे ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरी तलवार को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ग्रिम जाति एक उन्नत जाति है और हमारे समान उसके पास भी अपनी कलाकृतियां थीं। जैसे ही मेरी तलवार ने प्रतिरोध का सामना किया, मैंने अपनी सारी मारक शक्ति छोड़ दी और मेरी तलवार जो प्रतिरोध महसूस कर रही थी वह मक्खन बन गई, और जैसे ही मेरी तलवार उसके आर पार हुई, मेरी तलवार गर्म चाकू की तरह सीधे वेयरवुल्फ के दिल में घुस गई। नहीं, वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि मैंने उसके हृदय में घातक ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी थी। इसकी टोटेम स्पिरिट की शक्ति ने शुरू में संघर्ष किया था, लेकिन अंततः मेरी मारक ऊर्जा के कारण इसे परास्त कर दिया गया क्योंकि इसका स्तर बहुत कम था। कोई अन्य प्रतिरोध महसूस न करते हुए मेरी मारक ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। ठीक है, ऐसा लगता है कि इस भोजन ने तुम्हें हरा दिया है, मैंने वेयरवुल्फ से मजाक करते हुए कहा। जैसे ही मैंने उसकी छाती से तलवार निकाली, वह मुझे जवाब देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह मेरी मारक ऊर्जा द्वारा स्थिर रखा जा रहा था। धड़! अपनी तलवार उसकी छाती से निकालने के बाद मैंने वेयरवुल्फ को हल्का सा धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या वादा किया था? मैंने अपने स्टोरेज से वयस्क हथेली के आकार की डिस्क निकालते हुए पूछा। डिस्क को देखकर उसके चेहरे पर एकदम भय का भाव आ गया। वह संघर्ष करने लगा, लेकिन वह अपने शरीर पर एक बाल भी नहीं हिला पा रहा था। संहारक ऊर्जा ने विशेष ऊर्जा जारी की जिसे संहारक ऊर्जा कहा जाता है। उस ऊर्जा के कई उपयोग हैं और किसी को स्थिर करना, उसकी इंद्रियों को सुस्त करना उनमें से एक है। मेरे हाथ में जो डिस्क है वह क्रिस्टल डिस्क है जिसका उपयोग ग्रिम युद्ध के मैदान में सभी मनुष्यों द्वारा किया जाता है, और यह ग्रिम जाति के राक्षसों के लिए एक बुरे सपने के समान है। मैं बाजार से सबसे सस्ती और निम्नतम श्रेणी की क्रिस्टल डिस्क लाया हूं, और जो डिस्क मैं लाया हूं वह एक वयस्क के हथेली के आकार की है और जंग लगे काले रंग की है जिस पर विभिन्न रून अंकित हैं।
ऐसा लग रहा था कि यह डिस्क गड़ा लोहे से बनी है, न कि क्रिस्टल से, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। और वेब पर मैंने जितने भी क्रिस्टल डिस्क देखे हैं, उनमें से कोई भी क्रिस्टल डिस्क क्रिस्टल से नहीं बनी थी। इसे एक बिल्कुल अलग कारण से क्रिस्टल डिस्क कहा जाता है। मैंने कुछ समय तक क्रिस्टल डिस्क के साथ खेला, इसके मापदंडों को मैन्युअल रूप से समायोजित किया। अगर मैं क्रिस्टल डिस्क को इससे थोड़ा महंगा खरीदता, तो मुझे इसे मैन्युअल रूप से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ स्वचालित रूप से हो जाता। केवल एक चीज जो मुझे करनी थी वह थी ग्रिम रेस मॉन्स्टर से चिपके रहना। इस वेयरवोल्फ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के अनुसार परिधि को सही करने में मुझे कुछ मिनट लगे और मैंने इसे कई बार जांचा, क्योंकि मेरे पास केवल यही एक डिस्क है और मापदंडों में गलती से यह टूट सकती थी। जब मैंने ये जांच लिया कि सब कुछ ठीक है, तो मैं वेयरवोल्फ के सामने झुक गया और उसे क्रिस्टल डिस्क दिखाए। जब उसने मुझे पहले क्रिस्टल डिस्क निकालते देखा तो उसका चेहरा भय से भर गया था, लेकिन इसे इतने करीब से देखकर उसका स्थिर चेहरा भय का अवतार बन गया था। यदि वह बात करने में सक्षम होता, तो मुझे यकीन है कि वह मुझसे सीधे उसे मार डालने और क्रिस्टल डिस्क का उपयोग न करने की विनती करता, यहाँ तक कि वह मुझे कई चीजों के लिए रिश्वत देने की कोशिश भी करता। उन्होंने मुझे क्रिस्टल डिस्क का उपयोग न करने के लिए मनाने के लिए सभी संभव विकल्पों का उपयोग किया होगा। यही कारण है कि वे क्रिस्टल डिस्क से बहुत डरते हैं। मैं वह व्यक्ति हूं जो हमेशा अपना वादा निभाता हूं, इसलिए अब मैं ये क्रिस्टल डिस्क तुम्हारे अंदर डालने जा रहा हूं। मैंने उसके डरावने चेहरे की ओर देखते हुए कहा और उसके सीने से चमड़े का कवच काट दिया, ताकि मैं उस पर क्रिस्टल डिस्क रख सकूं। इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप क्रिस्टल डिस्क को कहां चिपकाते हैं। आप इसे ग्रिम रेस मॉन्स्टर के शरीर के किसी भी स्थान पर चिपका सकते हैं। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि क्रिस्टल डिस्क को ग्रिम रेस मॉन्स्टर की त्वचा को छूना होगा। उसकी छाती से चमड़े का कवच फाड़ने के बाद मैंने धीरे से क्रिस्टल डिस्क को उसकी छाती पर रखा और बटन को छुआ, जबकि वेयरवोल्फ अपनी स्थिर आंखों से ये सब देख रहा था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, उस पर लगे रून एक एक करके जलने लगे और धीरे धीरे दबने लगे, जब तक कि वह राक्षस की त्वचा से कसकर चिपक नहीं गए। जैसे जैसे रून्स उज्ज्वल होते गए, डिस्क के केंद्र में 0% का प्रक्षेपण दिखाई दिया, लेकिन एक क्षण बाद संख्याएं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगीं। यदि मेरे पास उच्च ग्रेड क्रिस्टल डिस्क होती तो संख्या अधिक गति से बढ़ती, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। जैसे ही क्रिस्टल डिस्क ने अपना काम शुरू किया, उसकी आंखों में अत्यधिक दर्द दिखाई दिया, लेकिन उसके अंदर एक और भावना थी और वह थी दुख। उसकी आंखों में अत्यधिक दर्द देखकर मेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं जगी। मानो उसने मुझे पीटा होता तो वह मुझे भी खा जाता, जैसे उसने पिछले इंसान को खाया था। ग्रिम जाति एक क्रूर जाति है जो हम मनुष्यों को भोजन की तरह मानती है, इसलिए बेहतर है कि हम उन्हें जितना संभव हो मार डालें। ग्रिम एक विदेशी जाति है जो अंधकार में ऊर्जा का प्रयोग करती है, जो हमारी दुनिया के लिए बहुत घृणित है। इसलिए ग्रिम जाति के राक्षस के मरने के बाद उसका शरीर एक दिन के भीतर ही विघटित हो जाता है। ये दिन औसत ग्रिम जाति के राक्षसों के लिए है, क्योंकि उच्च स्तर पर रहने वाले राक्षसों को विघटित होने में अधिक समय लगता है। मुख्य बात यह है कि हमारी दुनिया उनसे नफरत करती है और उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इन सब में क्रिस्टल डिस्क का क्या उपयोग है। खैर, सरल शब्दों में कहें तो क्रिस्टल डिस्क एक हार्नेसिंग और कन्वर्टिंग डिवाइस है। सही रूनिक एल्गोरिथम के साथ हम ग्रिम जाति के राक्षस में मौजूद अंधेरे ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और क्रिस्टल डिस्क की मदद से उस ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं जिसका हमने उपयोग किया था। मेरी क्रिस्टल डिस्क की क्षमता 5 मैना क्रिस्टल की है, इसलिए जब प्रक्षेपण 100% दिखाएगा, तो क्रिस्टल डिस्क में 1 मैना क्रिस्टल का उत्पादन होगा। सामान्य लेफ्टिनेंट स्टेज ग्रिम रेस राक्षस 3 मैना क्रिस्टल दे सकता है, लेकिन यह एक कुलीन है जो एक आत्मा टोटेम को बुला सकता है। यह अधिक मैना क्रिस्टल का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ दिन पहले तक मैं सोचता था कि मैना क्रिस्टल केवल खदानों में ही मिलते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि उनके लिए एक और स्रोत है और वह है ग्रिम रेस। वर्तमान स्तर पर मैं इन क्रिस्टलों को अभ्यास संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकता और केवल मुद्रा के रूप में ही इनका उपयोग कर सकता हूं। व्हाइट एक्स की याद में मैंने देखा है कि जब उसके मालिक नाइट चरण से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें कितने क्रिस्टल की आवश्यकता थी। टिंग। क्रिस्टल डिस्क से एक छोटी सी ध्वनि निकली जो ये दर्शाती थी कि पहला क्रिस्टल उत्पन्न हो चुका है और अब उसने दूसरा क्रिस्टल उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। वेयरवोल्फ का शरीर काफी पीला पड़ गया था क्योंकि क्रिस्टल डिस्क उसकी ऊर्जा चूसती जा रही थी। यह अभी भी बहुत संघर्ष कर रहा है और इसकी आंखों में दर्द और दुख साफ झलक रहा है। इसे दिल दहला देने वाला दर्द हो रहा होगा अगर मेरी जीवन शक्ति मेरे होश में रहते हुए मुझसे बाहर निकल जाए,
तो मुझे इस प्रक्रिया के दौरान बहुत दर्द होगा। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे 1 साल पुरानी बात याद आई जब मैंने डैफोडिल मधुमक्खियों को राक्षसों की जीवन शक्ति चूसते हुए देखा था। मुझे अभी भी उनकी चीखें याद हैं और कभी कभी वे दृश्य मेरे बुरे सपनों में आते थे। फ्रीवेब नॉवल कॉम। मैंने उसे उदासीनता से दर्द से चिल्लाते हुए देखा, मुझे उन पर कोई दया नहीं आ रही थी। सेठ और रूबी ने मुझे बताया था कि यदि ग्रिम जाति के राक्षस के जीवित रहते हुए क्रिस्टल डिस्क का उपयोग किया जाए तो 10% से 20% अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बहुत से लोगों को पहले बांधना पड़ता है और फिर उन पर क्रिस्टल डिस्क का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई हत्या के नियम जैसे अद्भुत नियम को नहीं समझ सकता। ये प्रक्रिया ग्रिम जाति के लिए बहुत दर्दनाक है और वे पीड़ा में चिल्लाते हैं क्योंकि क्रिस्टल डिस्क उनकी ऊर्जा का दोहन करती है, जबकि इस प्रक्रिया को देखकर कुछ बेवकूफों को उन पर दया आती है और कुछ मूर्खों ने ग्रिम जाति को उन पर दया महसूस करते हुए छोड़ दिया। ये सेठ के सटीक शब्द थे जब वह मुझे सावधान कर रहा था। और जैसे ही उन्हें दयावश छोड़ा गया, ग्रिम जाति के राक्षस क्रोधित होने के बजाय आभारी हो गए और उन्होंने अपने पूर्व बंदी पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे ऐसा करने के बारे में विशेष रूप से चेतावनी दी थी, क्योंकि कई नौसिखिए और यहां तक कि कुछ हद तक अनुभवी लोग भी ऐसा करते हुए अपनी जान गंवा चुके थे। O72 हिंदी। अध्याय 356 खोज। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। तीसरा मैना क्रिस्टल निर्मित हो चुका था और वेयरवुल्फ ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों पुराना हो चुका है और अब अपने अंतिम वर्षों में है। इसके बाल बेजान हो गए और इसकी त्वचा झुर्रीदार और बीमार हो गई। मुझे आशा है कि यह कम से कम इस चौथे क्रिस्टल के बनने तक जीवित रहेगा। यद्यपि अवशोषण के कारण उसका शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां मौजूद है तथा अवशोषण के कारण होने वाले अपार दर्द को महसूस करने के बावजूद वह अभी भी संघर्ष कर रही है। ये देखकर मेरे हृदय में दया की भावना उत्पन्न हुई, किंतु मैंने उसे जड़ पकड़ने से पहले ही दबा दिया। ये युद्ध है और इसमें दया के लिए कोई जगह नहीं है। या तो हम उन सभी को मार देंगे या वे हमें खत्म कर देंगे, यही इस युद्ध का एकमात्र परिणाम होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आंखों में दुख अधिक स्पष्ट होता गया। ये दुख उसकी आंखों में तब से दिखाई दे रहा था जब मैंने क्रिस्टल डिस्क को उसकी छाती पर रखा था। वह इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि क्रिस्टल डिस्क उसकी सारी आत्मा को सोख लेगी और उसकी आत्मा उसके कबीले के टोटेम में समाहित नहीं हो पाएगी। ग्रिम जाति के प्रत्येक सदस्य की अपनी जनजाति के टोटेम के प्रति बहुत उत्साही भक्ति थी और मृत्यु के बाद वे चाहते थे कि उनकी आत्मा उनके जनजाति के टोटेम में समाहित हो जाए, लेकिन क्रिस्टल डिस्क उन्हें ऐसा नहीं करने देती क्योंकि उनके अनुसार यह उनकी आत्मा को चूस लेती है। यही कारण है कि वे क्रिस्टल डिस्क से इतनी नफरत करते हैं। हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति प्रणाली में आस्था, बलिदान और अन्य चीजें शामिल हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हजारों वर्षों के अनुभव से ग्रिम जाति के राक्षस पर आधारित है। ग्रिम जाति की शक्ति प्रणाली के बारे में हमारी जानकारी अधिक होती यदि हम जनजाति की पवित्र भूमि को देख पाते, लेकिन दुर्भाग्य से यह संभव नहीं है क्योंकि सभी ग्रिम जनजातियों की सभी पवित्र भूमि उनके ग्रहलोक में स्थित है। चौथा क्रिस्टल बन चुका था और वेयरवुल्फ चमड़ी और हड्डी का एक खोखला टुकड़ा बन चुका था, जो मुश्किल से एक धागे से अपनी जान बचाकर लटका हुआ था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर भी गया है या नहीं, क्रिस्टल डिस्क किसी भी तरह से उसके शरीर से सारी ऊर्जा चूस लेगी। जब से मैंने इसकी छाती पर क्रिस्टल डिस्क रखी है, 20 मिनट हो चुके हैं और इसने अभी तक केवल 4 मन क्रिस्टल का उत्पादन किया है। यदि मेरे पास उच्च श्रेणी की क्रिस्टल डिस्क होती तो यह वेयरवुल्फ 1 मिनट में भूसी में बदल जाता और इससे मैं बहुत अधिक क्रिस्टल बना पाता। निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्रिस्टल डिस्क के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एकमात्र अंतर यह है कि दोनों ही एक ही गुणवत्ता वाले मैना क्रिस्टल का उत्पादन करते हैं। यह अंततः मर चुका है। मैंने वेयरवुल्फ के मृत शरीर को देखते हुए कहा, अभी भी उसकी आंखें खुली थीं और उसकी आंखों में अनिच्छा, क्रोध, दर्द और दुख की भावनाएं अभी भी दिखाई दे रही थीं। क्रिस्टल डिस्क केवल 21% दिखा रही है, जबकि वेयरवुल्फ मर चुका था और संख्याएं अभी भी बढ़ रही हैं, जैसे कि वेयरवुल्फ की मृत्यु ने इस पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं डाला हो। कुछ मिनट और बीते जब अंततः क्रिस्टल डिस्क पर संख्याएं 78% पर रुक गईं। 5वां क्रिस्टल बनाने के लिए अभी भी 22% भरना बाकी था। पफ! मैं नीचे झुका और क्रिस्टल डिस्क को बाहर निकाला। जैसे ही मैंने ऐसा किया कि वेयरवुल्फ का शरीर जो क्रिस्टल डिस्क की कटाई के कारण सूखे भूसे में बदल गया था, पफ के साथ ढह गया। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी और मैंने अपना मुखौटा सक्रिय कर लिया था, इसलिए मैं वेयरवुल्फ के किसी भी हिस्से को अंदर नहीं लेता।
मैंने क्रिस्टल डिस्क से 4 मैना क्रिस्टल निकाले और उन्हें ध्यान से देखा। गणतंत्र में ये चीजें कीमती हैं और मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ कोई उन्हें ग्रिम जाति के राक्षसों का शिकार करके प्राप्त कर सकता है। उन्हें काफी देखने के बाद मैंने उन्हें क्रिस्टल डिस्क के साथ स्टोरेज में वापस रख दिया। उसके बाद मैंने वेयरवुल्फ की 2 कुल्हाड़ियां और स्टोन ब्रेसलेट एकत्र किया जो ग्रिम जाति का भंडारण उपकरण है। मैं वेयरवुल्फ के स्टोरेज डिवाइस को नहीं खोल सकता क्योंकि इसके लिए ग्रिम रेस की डार्क एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन एडवेंचर पैराडाइस ऐसा कर सकता है। उन्होंने वर्षों में विशेष तकनीक विकसित की है। एक बार और जांच करने के बाद मैंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छोड़ा था। मैंने एशलिन के साथ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। बेशक मैं उस बेचारे की बची हुई हड्डियों को जलाना नहीं भूला जो वेयरवुल्फ ने उसे खाने के बाद छोड़ दी थी। वेयरवुल्फ को खोजने के लिए मुझे बहुत अधिक समय तक नहीं खोजना पड़ा, लेकिन अगला लक्ष्य ढूंढना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि सार्डिन पहाड़ियां बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। मेरे पास अभी भी कुछ घंटे हैं। मैं जाने के समय तक अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अगर मैं लड़ने के लिए एक और ग्रिम रेस राक्षस खोजने में सक्षम रहा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन यहाँ तक कि मुझे कोई नहीं मिला मैं दुखी नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही वह कार्य पूरा कर लिया है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मेरे मन में ग्रिम जाति के प्रति तीव्र जिज्ञासा थी, जिसके साथ हम 10,000 वर्षों से अधिक समय से लड़ रहे थे। अपनी इस तीव्र जिज्ञासा के कारण मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका और ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आने के तीसरे दिन ही बाहर चला गया। अनुभवी साहसी लोग इसे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण कहेंगे क्योंकि इसमें नौसिखियों को सलाह दी गई थी कि वे पहले गिल्ड में शामिल हों और केवल अपने अनुभवी गिल्ड साथियों के साथ ही बाहर जाएं। कोई भी व्यक्ति अकेले तभी शिकार कर सकता है जब उसे पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह ग्रिम युद्ध क्षेत्र है, कोई सामान्य जंगल नहीं है जहां कोई व्यक्ति राक्षसों का शिकार करने के लिए प्रतिदिन जा सकता है। वेयरवुल्फ के साथ लड़ाई समाप्त होने और अपने अगले शिकार की तलाश शुरू करने के बाद 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन मैंने लड़ाई की हल्की आवाज सुनी और मैं वर्तमान में उसी ओर चल रहा हूं। मैं सावधानीपूर्वक और चुपचाप युद्ध की ओर चला और जब मैं इतना निकट पहुंच गया कि युद्ध दिखाई देने लगा, लेकिन इतनी दूर पहुंच गया कि लोग मुझे देख न सकें, तो मैं रुक गया। मैं जो देख सकता हूं उसके अनुसार 4 मनुष्य 3 हॉगमैन से लड़ रहे हैं और मैं जो देख सकता हूं उसके अनुसार 2 हॉगमैन लेफ्टिनेंट स्तर पर हैं, जबकि तीसरा जो उनका नेता प्रतीत होता है वह कैप्टन स्तर पर है, जबकि 4 मनुष्यों में से 3 कैप्टन स्तर के विभिन्न स्तर पर हैं, जबकि मानव मेजर स्तर पर हैं। ऐसा लग रहा था कि मानव का पलड़ा भारी है और यदि यह इसी तरह चलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि 4 इवॉल्वर्स अंततः हॉगमैन को मार देंगे। ये देखकर कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, मैं वहां से चला गया। मेरा इरादा था कि अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं, लेकिन वे सब ठीक लग रहे थे। 1 और घंटा बीत गया और मैंने कोई ग्रिम रेस राक्षस नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत सारी अन्य चीजें देखीं जिससे मुझे ग्रिम युद्ध के मैदान की वास्तविकता के बारे में अधिक जानकारी मिली। जैसे मानव त्वचा और हड्डियां तथा कर्कश राख जो ग्रिम जाति सूख जाने के बाद पीछे छोड़ जाती है। इस युद्ध के मैदान में जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो 77% संभावना होती है कि एक पक्ष या तो अपनी हड्डियां या राख छोड़ जाए और केवल अल्पसंख्यक ही हालात कठिन होने पर युद्ध से भागने में सक्षम होते हैं। चबा चबा समय बीतता गया और मैंने निर्णय लिया कि यदि मुझे शिकार करने के लिए कोई ग्रिम जाति का राक्षस नहीं मिला तो मैं 1 घंटे में यहां से चला जाऊंगा। तभी मैंने एशलिन के मुंह से चहचहाहट सुनी। क्या तुम्हें कुछ गंध आए? मैंने उससे पूछा। मैंने उससे कहा था कि वह अपनी नाक ग्रिम रेस पर रखे और यदि उसे कुछ गंध आए तो मुझे तुरंत बताए। चबाओ चबाओ, उसने पुष्टि की। उसका जवाब सुनकर मैंने उस दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने ग्रिम जाति के राक्षसों को उत्साहित होकर सूंघा। चबा चबा, मैं एशलिन द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करता रहता हूं और मैं उत्साहपूर्वक उसका अनुसरण करते हुए यह अनुमान लगाने का प्रयास करता हूं कि मुझे किस प्रकार के ग्रिम राक्षस का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत उत्साहित होने के साथ साथ बहुत सतर्क भी हूं। ये ग्रिम युद्ध का मैदान है। एक साधारण छिपकर हमला करने पर मुझे सीधे अंडरवर्ल्ड का टिकट मिल सकता है। सावधानी से चलते हुए मैं उस स्थान के पास पहुंच गया जहां एशलिन मुझे ले जा रही थी, लेकिन जब मैंने वह स्थान देखा तो मेरा खून खौल उठा और मैं वहां जाकर पूरी जगह को जला देना चाहता था। मैंने जो देखा वह ये था कि लगभग 85% खाया हुआ मानव शरीर रामरोड पर रखा हुआ था, जबकि उसके नीचे अभी भी हल्की आग जल रही थी जो उसे धीरे धीरे पका रही थी। जमीन पर ढेर लगे हुए भंडारण, होलोवॉच और अन्य कलाकृतियों तथा रामरोड पर अभी भी आधा खाया हुआ मानव मांस देखकर ऐसा लगता है कि ग्रिम जाति के राक्षस किसी कारणवश जल्दबाजी में वहां से चले गए हैं।
यह उनका सौभाग्य है कि वे चले गए, अन्यथा मैं उन पर भी वही निर्दयी तरीका अपनाता जो मैंने वेयरवुल्फ पर इस्तेमाल किया था। वहां कोई न देखकर भी मैं सावधानी से उस ओर बढ़ता रहा। जब मैं राम रोड के आधे रास्ते पर था तो मुझे कुछ महसूस हुआ जिससे मैं एक पल के लिए रुक गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं राम रोड से कुछ मीटर की दूरी पर था, मैंने तुरंत फायरबॉल बुलाया और उसे राम रोड पर फेंक दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, दो छायाएं जमीन से आग के गोले की ओर कूद पड़ी। वे रुकना चाहती थी लेकिन वे रुक नहीं सकी, क्योंकि यह आग का गोला साधारण आग नहीं था, बल्कि आग का गोला था जिसमें मैंने क्रोध में अपनी 100% सूर्य अग्नि शक्ति लगा दी थी। धब जैसे ही मेरे आग के गोले ने रामरोड को छुआ, उसने रामरोड पर बचे हुए सभी मानव अंगों को जला दिया, जिसमें वह रामरोड भी शामिल था जो उस पर था। उसे राख में बदल दिया, जबकि दो ग्रिम जाति के राक्षस अचंभित होकर देखते रहे। इन ग्रिम जाति के राक्षसों ने एक लगभग खाए जा चुके राक्षस के शरीर के साथ एक जाल बिछाया था। यदि कोई अन्य नौसिखिया होता जो शरीर को देखकर क्रोधित हो जाता और सावधानी भूलकर उसकी ओर दौड़ता, तो वह निश्चित रूप से उनके छिपे हुए हमले का शिकार हो जाता। लेकिन यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं एक सामान्य नौसिखिया नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि मैं अत्यंत क्रोधित होने पर भी लापरवाह नहीं रहता, तथा दूसरी बात यह कि मेरे ऊपर बिना मेरी जानकारी के आक्रमण करना असंभव है, क्योंकि मेरे पास मारने का नियम है। जब तक कोई भी व्यक्ति मुझे मारने की मंशा रखता है और एक निश्चित दूरी के भीतर रहता है, मुझे उसके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। मुझ पर आक्रमण करने के केवल दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि मेरे प्रति कोई हत्या का इरादा न रखा जाए, और दूसरा ये कि ऐसा नियम बनाया जाए जो मेरे हत्या के नियम का प्रतिकार करे, या ऐसा नियम बनाया जाए जो किसी की हत्या के इरादे को छिपा दे। एक तीसरा रास्ता भी है और इसके लिए उपरोक्त दो शर्तों की आवश्यकता नहीं है। वह रास्ता है मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली होना, इसलिए यदि मुझे अपने ऊपर छिपे हमले का आभास भी हो तो मैं उसे रोकने में असमर्थ हो जाऊंगा। दोनों ही रेटमैन हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर और 2.5 मीटर है। छोटा वाला कैप्टन स्तर का है जबकि लंबा वाला मेजर स्तर का है, और दोनों के हाथ में छोटे छोटे दोहरे ब्लेड हैं। उनसे लड़ना थोड़ा कठिन होगा। इससे पहले जब मैंने लिeutenant स्टेज वेयरवुल्फ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो मैंने सामान्य रूप से उससे लड़ने के लिए 25% रूल पावर का इस्तेमाल किया था, और जब उसने स्पिरिट टोटेम का इस्तेमाल किया था तब 50% का इस्तेमाल किया था, और उसे स्थिर करने के लिए केवल 100% का इस्तेमाल किया था। यदि वे सामान्य रेटमैन हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी नियम शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। यदि वे सामान्य रेटमैन हैं और यदि मेरी किस्मत खराब है तो वे पिछले वेयरवुल्फ के स्तर पर हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी 100% नियम शक्ति पर्याप्त से अधिक होगी। और यदि मेरी किस्मत बहुत खराब हो जाती है और ये रेटमैन वेयरवुल्फ के स्तर से ऊपर हैं, तो मैं अपने अंतिम तुरुप के पत्ते का उपयोग कर सकता हूं, जिसका मैंने तब भी उपयोग नहीं किया था जब मैं अपना मुकाबला को माप रहा था, क्योंकि इस तुरुप के पत्ते के लिए मुझे हत्या के नियम का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसे मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैंने इसे समझ लिया है। दो रेटमैन में से मैं लंबे रेटमैन से लड़ूंगा और छोटे रेटमैन को एशलिन के लिए छोड़ दूंगा। पहले वह भी लड़ना चाहती थी लेकिन उसे मौका नहीं मिला। के तुम खाने पर लानत करते हो, तुमने हमारा खाना बर्बाद कर दिया है, अब इसकी कीमत खुद ही चुकाओ। लंबे रेटमैन ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, और उसके तुरंत बाद वे दोनों मुझ पर झपट पड़े। चबा चबा, एशली जोर से चहकी और मेरे कंधे से दूर शॉर्ट रेटमैन की ओर उड़ गई। रास्ते में उसने खुद को पूरी तरह से अपनी चांदी की आग से ढक लिया, और यह सामान्य आग नहीं है, यह आग जो कि सनफायर की शक्ति के साथ विलीन हो गई है, जो कि सर्वश्रेष्ठ शिखर द्वितीय श्रेणी के आक्रामक रूल में से एक है। इसकी आक्रामक शक्ति के सामने, यहाँ तक कि मेरे मारने वाले रूल की आक्रामक शक्ति भी इसके सामने फीकी पड़ गई। मैंने एशलिन को चेतावनी दी थी कि वह रेटमैन के शरीर को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए और यदि संभव हो तो उसे जीवित रखे ताकि वह हत्या के दर्द का अनुभव कर सके। एशलिन को छोटे रेटमैन पर हमला करते देख मैंने उस पर दोबारा नजर नहीं डाली और हमला कर रहे लंबे मेजर स्टेज रेटमैन की ओर देखने लगा। इसकी गति बहुत तेज है और बस 1 सेकंड में यह मेरे सामने आ गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि मेरी आंखें बड़ी मुश्किल से इसकी छाया पकड़ पा रही थीं। तभी मुझे पता चला कि मैंने इसकी शक्ति का अनुमान लगा लिया था। जब मैंने देखा कि रेटमैन मेजर स्तर पर है, तो मैंने सोचा कि रूल को मारने के लिए 70% पर्याप्त होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। fevbinovel.com। यह अच्छी बात है कि मैं मारने वाले नियम का उपयोग कर रहा हूं, जिससे मेरी इंद्रियां इतनी मजबूत हो गईं कि कुछ ही सेकंड में मैंने शक्ति को 10% बढ़ा दिया और अपने हथियारों को उसके ब्लेड से मिलने के लिए स्थानांतरित कर दिया। यदि मैं सनफायर नियम का उपयोग कर रहा था
तो मैं ये सब करने में धीमा था और कोई विश्वास करे या न करे, आक्रामक कौशल को छोड़कर जब नियम को मारने से किसी कारण से सनफायर नियम की तुलना में कौशल को अधिक बढ़ावा मिलता है। क्लैंक क्लैंक, थप थप, मैं बड़ी मुश्किल से इसके ब्लेड का मुकाबला कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे इसकी शक्ति को पहले कम आंकने के कारण एक कदम पीछे हटना पड़ा। खट 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 खट, स्विश। जैसे ही मैं एक कदम पीछे हट रहा था, उसका दूसरा हमला आ गया था, लेकिन इस बार मैं तैयार था और बिना कोई नुकसान उठाए उसके वार का सामना करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, मैंने जवाबी हमला भी किया था, बल्कि वह अपनी तेज गति के कारण चकमा देने में भी सक्षम था। मैं केवल उसके कुछ बाल ही काट पाया था। मेरे तीव्र जवाबी हमले से बचते हुए उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसने मुझ पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसका कोई भी हमलावर मुझे छू नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि यह रेटमैन कमजोर है, नहीं, ये रेटमैन काफी मजबूत है। ये लेफ्टिनेंट स्तर पर होने पर वेयरवुल्फ से थोड़ा अधिक शक्तिशाली रहा होगा। ये सिर्फ इतना है कि नियम को मारने से मुझे अंतर्ज्ञान मिला और यह अंतर्ज्ञान विरोधियों की अगली चाल के बारे में एक धुंधला विचार देता है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि लड़ाई जितनी लंबी चलती है, मेरा अंतर्ज्ञान उतना ही मजबूत होता जाता है। हत्या नियम बिल्कुल अद्भुत है, इसमें अन्य नियमों की तरह मजबूत आक्रामक शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन इसके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के संवर्धन इसे सर्वश्रेष्ठ द्वितीय स्तर के नियमों में से एक बनाते हैं, जो हत्या के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। स्क्वी। मैं लंबे रेटमैन से लड़ने में व्यस्त था जब मैंने चीख जैसी अजीब सी चीख सुनी। ये कानों के लिए काफी परेशान करने वाली थी। लंबे रेटमैन और मैंने एक साथ ही आवाज की ओर देखा और जब मैंने आवाज का स्रोत देखा तो मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ। मैं कैप्टन स्टेज शॉट रेटमैन था और अब यह उससे काफी अलग दिख रहा था, जैसा कि 10 मिनट पहले लड़ाई शुरू होने पर दिख रहा था। अब यह एक बारबेक्यू चूहे की तरह लग रहा था। न केवल इसकी त्वचा का हर इंच जला हुआ था, बल्कि इसके पूरे शरीर पर गोलियों के छेद भी थे। देखने से यह काफी दयनीय लगता है, क्योंकि यह एशलिन के अंगूठे के आकार के आग के गोलों से बचाव करने में काफी हद तक असफल है, जो बिना रुके गोली की तरह एक के बाद एक इसकी ओर बढ़ रहे हैं। यह विशेष फायरबॉल है जिसे एशलिन ने पिछले 3 महीनों में प्राप्त किया था। इन फायरबॉल को तब तक केंद्रित किया जाता है जब तक कि वे अंगूठे के आकार के नहीं हो जाते और उनमें सनफायर की शक्ति विलीन हो जाती है और वे विरोधियों की ओर गोली की तरह फायर करते हैं, लेकिन केवल यही उनकी विशेष बात नहीं है। ये आग के गोले 2 रूपों में आते हैं। एक गोली का रूप जो प्रतिद्वंद्वी पर गोली की तरह हमला करता है और उसे भेद देता है, जबकि दूसरा भी गोली की तरह उड़ता है, लेकिन जब ये त्वचा को छूता है तो फट जाता है और पूरे शरीर को ढक लेता है। मजेदार बात यह है कि दोनों आग के गोले एक जैसे दिखते हैं और एक ही तरह से छोड़े जाते हैं, इसलिए कोई यह नहीं पहचान सकता कि वह किस प्रकार के आग के गोले का सामना कर रहा है। वह केवल तभी जान पाएगा जब आग का गोला किसी चीज से टकराया हो। कोई व्यक्ति खुद को भेदने वाले आग के गोले से तो बचा सकता है, लेकिन फटने वाले आग के गोले से खुद को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही यह फटता है, ये पूरे शरीर को घेर लेता है। केवल एक बहुत अच्छी ढाल या रक्षात्मक कौशल ही आग के गोले के विस्फोट प्रभाव से खुद को बचा सकता है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बुलेट फायरबॉल के लिए उसे जो प्रेरणा मिली वह मेरे कौशल फायर स्ट्राइक से है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे फायरबॉल बनाने का विचार कहाँ से मिला जो फट जाता है और फिर चारों ओर फैल जाता है। विस्फोट और घेरने का ये प्रभाव बहुत मुश्किल है। मैंने इसे दसियों बार देखा है, लेकिन अब तक मैं ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि उसने इसे कैसे बनाया, और मैंने उससे नहीं पूछा। मेरा अपना गौरव है और अंततः मैं ये पता लगा लूंगा कि यह कैसे बनता है। रेटमैन की दयनीय स्थिति स्पष्ट रूप से एक विस्फोटित आग के गोले का परिणाम है। उनकी लड़ाई को एक नज़र देखने पर ही कोई आसानी से बता सकता है कि रेटमैन के ऊपर उड़ रही छोटी चिड़िया पहले ही लड़ाई जीत चुकी है और अब वह बस उसके इर्द गिर्द खेल रही है। मुझे उम्मीद है कि एशलिन ने उसे बहुत ज्यादा घायल नहीं किया होगा, अन्यथा मैं कई मैना क्रिस्टल खो दूंगा। भाई मुझे बचाओ, छोटे कद के रेटमैन ने कर्कश आवाज में पूछा, जबकि एक और आग का गोला उसकी त्वचा को भेद रहा था। अपने भाई की गुहार सुनकर लंबा चूहामैन अपने भाई की ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, मैं उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैंने कहा और उस पर एक और हमला बोल दिया। खटखट खटपट की आवाज के साथ हम दोनों कई कदम पीछे हट गए। मुझे जाने दो, लंबे कद के रेटमैन ने कहा। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध स्पष्ट था। उसकी आंखों में क्रोध देखकर मैं खुश हो गया। नहीं, मैंने नाटकीय ढंग से उसका उत्तर दिया और यह कहते हुए अपना सिर हिलाया।
मैं इसे क्रोधित करना चाहता हूँ और भयभीत करना चाहता हूँ, उसे यह सोचने देना चाहता हूँ कि इसका भाई किसी भी समय मर सकता है, जबकि यह मेरे खिलाफ लड़ रहा था। इसका ये डर उस दर्द का भुगतान करेगा जो इसे तब सामना करना पड़ेगा जब मैं इसके अंदर क्रिस्टल डिस्क डालूंगा। दूसरा कारण ये भी है कि गुस्से में मुझसे लड़ते हुए वह कई गलतियां करेगा, जिसका फायदा उठाकर मैं उसे खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छा, तब तो तुम्हें केवल मरना ही होगा, उसने कहा, और उसकी हरकतें रहस्यमय हो गईं और ब्लेड जो मैं स्पष्ट देख पा रहा था, धुंधले हो गई, यहां तक कि मेरी आंखें भी उसका अनुसरण करने में सक्षम नहीं थीं। न केवल उसके ब्लेड की गति रहस्यमय हो गई, बल्कि उसके शरीर की गति भी रहस्यमय हो गई कि मैं उसके शरीर को एक ही समय में बाएं और दाएं दोनों तरफ हिलते हुए देख रहा हूं। मेरी बढ़ी हुई इंद्रियों और अंतर्ज्ञान के बावजूद इसकी गति मुझे भ्रमित कर रही थी। मैंने जल्दी से इस बात की संभावना की खोज की कि क्या कारण हो सकता है। ये कौशल नहीं है क्योंकि ग्रिम जाति नाइट चरण के माध्यम से तोड़ने से पहले कौशल का उपयोग नहीं कर सकती है। ये स्पिरिट टोटेम के आह्वान के कारण नहीं है, क्योंकि जब भी स्पिरिट टोटेम को बुलाया जाता है तो वे एक दृश्य घटना का निर्माण करते हैं। मैं अभी खोज ही रहा था कि यह क्या हो सकता है, जब मैंने अवेकनिंग ग्राउंड में सुनी एक बात मेरे दिमाग में आई और मैंने फोर्ट कैवेंडिश द्वारा हमें दी गई पुस्तिका में इसके बारे में पढ़ा, और जब मैंने संभावना के बारे में सोचा तो मैं इतना भयभीत हो गया कि मैंने तुरुप का पत्ता बनाना शुरू कर दिया कि मैंने इसे कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। ओ रहस्यमय कौशल, मैंने भयभीत स्वर में चिल्लाया, मेरी भयभीत चीख सुनकर। हे, मेरी भयभीत चीख सुनकर रेटमैन अजीब तरह से हंसता है। आप काफी जानकार हैं, हाँ, यह ऑकल्ट डांस है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं अपनी एक ट्राइब स्टेबल से ऑकल्ट डांस को समझने में सक्षम हूं, हालांकि मैं इसका केवल एक अंश ही समझ पाया हूं, 1% भी नहीं, लेकिन यह अभी भी आपके दसियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। गुप्त नृत्य, चाकुओं की बाढ़, रेटमैन ने कर्कश आवाज में चिल्लाया और अपने रहस्यमय गुप्त कौशल के साथ मुझ पर टूट पड़ा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार गुप्त विद्याएं अत्यंत डरावनी होती हैं और मैं इसके विरुद्ध कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मैंने अपनी दोनों नियम शक्तियों का 100% उपयोग किया। दोनों नियम शक्तियों का एक साथ उपयोग करना असाधारण मानसिक ऊर्जा है, क्योंकि मुझे उन दोनों नियम शक्तियों को संतुलन में रखना है। उनके बीच संतुलन बनाने के लिए मुझे 2 महीने तक लगातार अभ्यास करना पड़ा, इसलिए मैं दोनों नियमों का एक साथ उपयोग कर सकता हूं और मैं उन्हें केवल 4 मिनट के लिए एक साथ उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जबरदस्त मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों नियम एक दूसरे के पूरक हैं, एक ने अत्यधिक आक्रामक शक्ति दी जबकि अन्य ने उन्नत इंद्रियों और उच्च अंतर्ज्ञान को दिया, और उनका संयोजन विनाशकारी परिणाम उत्पन्न करता है। मैं बस आशा करता हूं कि यह इस रहस्यमय गुप्त कौशल के खिलाफ पर्याप्त होगा। हम दोनों एक दूसरे पर आए। यह एक ऐसी गतिविधि है जो बहुत रहस्यमय और देखने में कठिन हो गई थी, अब थोड़ी दिखाई देने लगी थी, हालांकि वे अभी भी अस्पष्ट हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे हत्या नियम से मिली बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान के साथ मैं इस दृश्यमान कठिनाई पर काबू पा लूंगा। हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता, जरा सी चूक भी मौत का कारण बन जाती। अंततः वह मेरे करीब आ गया और उसके ब्लेड की गति अचानक बढ़ गई तथा उसकी गतिविधियां अधिक रहस्यमय हो गईं। यद्यपि मेरी आंखें रेटमैन के ब्लेड का अनुसरण करने में सक्षम नहीं थीं, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे इसकी सामान्य दिशा बताने में सक्षम था। क्लैंक 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 स्लैश क्लैंक क्लैंक स्लैश। हमारे हथियार इतनी तेजी से टकरा रहे थे कि उनकी गति के कारण मैं भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मैं अंतर्ज्ञान के माध्यम से इसके सभी हमलों का बचाव कर रहा हूं, हालांकि मेरा जवाबी हमला सही नहीं है और हर बार मेरे शरीर पर गहरे घाव होते रहते हैं, जिससे 10 सेकंड के भीतर मेरे शरीर का लगभग हर हिस्सा इसके ब्लेड से कट जाता है, जिसमें मेरा चेहरा भी शामिल है। जैसे जैसे मुझे अधिक से अधिक घाव मिलते गए, रेटमैन के ब्लेड से निकलने वाली रहस्यमयी ऊर्जा उनके माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं अपने नियमों की शक्ति से उसे रोक पाने में सक्षम रहा। पहले सेकंड से ही मेरे शरीर पर अधिक चोटें दिखने लगीं और कुछ ही सेकंड में उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि वे मेरे चेहरे सहित शरीर के हर इंच पर दिखाई देने लगीं। मुझे चेहरे पर बहुत कम चोटें आई हैं, लेकिन अब मेरे चेहरे पर इतनी चोटें आई हैं कि वे अब तक मुझे मिली सभी चोटों से बड़ी हैं। क्लैंक 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 स्लैश। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा अंतर्ज्ञान मजबूत होता गया और मेरे शरीर पर लगे घाव कम होने लगे, लेकिन फिर भी मुझे कई गंभीर चोटें आईं। यह मेरी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण है, अन्यथा मैं गंभीर चोटों और रहस्यमय ऊर्जा के कारण बहुत पहले ही गिर गया होता, जो मेरे शरीर में घुसपैठ करने की कोशिश करती थी।
फ्रीवेब एंड सिग्मा वेलकॉम। क्लैंक क्लैंक स्लैश क्लैंक क्लैंक। ये देखकर कि समय बीतने के साथ साथ मैं बेहतर से बेहतर बचाव कर रहा हूं, उसने अचानक अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। इसकी गतिविधि की रहस्यमयता बढ़ गई है और उच्च अंतर्ज्ञान होने के बावजूद मुझे इसके हमले से बचाव करने में कठिनाई हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं 5 सेकंड से अधिक नहीं टिक पाऊंगा, मैंने चिंतित होकर सोचा और इसके हमलों से बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। टुकड़ा। अचानक मुझे मृत्यु का तीव्र पूर्वाभास हुआ और अगले ही क्षण हत्या की मंशा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई। ये वास्तविक जीवन में महसूस की गई सबसे तीव्र हत्या की मंशा थी। अगले ही पल मुझे लगा कि ब्लेड बहुत तेज गति से मेरी गर्दन की ओर आ रहा है और मेरी तलवार और ढाल उससे बचाव के लिए बहुत दूर हैं। गर्दन और जांघ मेरे शरीर में केवल 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो ब्लेड के कट से मुक्त थे। मैंने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी कट खाए थे, लेकिन कभी भी ब्लेड को इन 2 क्षेत्रों को छूने नहीं दिया। लेकिन अब ब्लेड बहुत तेज गति से आ रहा है और अगर मैंने कुछ और नहीं किया तो यह मेरी गर्दन को काट देगा। जहां तक रक्षा कौशल और रक्षा उपकरणों की सुरक्षा का सवाल है, तो वे सामने रखे कागज की तरह हैं, जिन्हें हल्का सा बल लगाने पर आसानी से काटा जा सकता है। मेरी दोनों नियम शक्तियों से बनी सुरक्षा को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इस रहस्यमय कौशल में कुछ ऐसी अजीब ऊर्जा है कि यह नियम शक्तियों से बनी सुरक्षा को भी भेद सकती है, यदि वे पर्याप्त मजबूत न हो। यदि मैं किसी आशीर्वाद से इस लड़ाई में बच गया होता, तो मैं निश्चित रूप से गुप्त कौशल के बारे में और अधिक शोध करता, ताकि अगली बार मैं इस तरह से अचानक पकड़ा न जाऊं। उसने ये हमला कुछ ही सेकंड पहले किया था, लेकिन इतने कम समय में मैं सैकड़ों विकल्पों के बारे में सोचने में सक्षम था जो मुझे बचा सकते थे, लेकिन एक को छोड़कर। मैंने सैकड़ों विकल्पों पर विचार किया और मुझे केवल एक ही विकल्प मिला, जिससे मुझे बचने की थोड़ी सी संभावना थी। वह था चकमा देना। हाँ, एक साधारण चकमा, लेकिन ब्लेड इतनी तेजी से आ रहा था कि साधारण चकमा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आधा कदम भी पूरा होने से पहले ही ब्लेड मेरे गले में घुस जाएगा। इस चकमा देने के लिए मुझे उस चाल का उपयोग करना होगा जिसका मैंने महीनों से उपयोग नहीं किया था। नियम शक्ति को समझने के बाद मुझे लगा कि उस चाल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने उस चाल का प्रयोग करना बंद कर दिया क्योंकि उसका क्रियान्वयन धीमा था, लेकिन यदि मैं अपनी नियम शक्ति का प्रयोग करता तो वह कमजोरी दूर हो जाती। योजना को ध्यान में रखते हुए मैंने उस चाल को अंजाम दिया और अगले ही क्षण मेरे पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 धारें जल उठीं और अपने पैरों की मांसपेशियों को हल्का सा मोड़कर मैंने ऊंची छलांग लगाई। लेकिन जब मैं जमीन से कुछ इंच ऊपर था, तो पुनः प्रकट हुआ ब्लेड मेरे सामने आ गया और मेरी गर्दन को छू गया। मैं मरने जा रहा हूं, मैंने सोचा जैसे ही ब्लेड ने मेरी गर्दन को छुआ। समय बहुत धीमी गति से धीमा हो गया क्योंकि मैं देख पा रहा था कि मेरे सामने क्या हो रहा है, फ्रेम दर फ्रेम। मैं देख सकता था कि मेरी गर्दन को छूता हुआ ब्लेड मेरी त्वचा में और अधिक गहराई तक जा रहा है, जबकि मैं और अधिक ऊपर जा रहा हूं, लेकिन ब्लेड की गति की तुलना में मेरी गति बहुत कम है। संभवतः उसे यह आभास हुआ होगा कि मैं मरने जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मुझे उसकी हत्या की मंशा से अत्यधिक खुशी महसूस हुई। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी हत्या की मंशा महसूस की। ये सामान्य हत्या की मंशा से अलग है जिसमें केवल दूसरे के लिए हत्या की मंशा होती है। इस हत्या के इरादे में स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादा था, अन्यथा इसे हत्या का इरादा नहीं कहा जाता, लेकिन इसमें आनंद भी है। मौत के कगार पर खड़े होकर भी इस तरह की अलग अलग हत्या की मंशा को महसूस करके मैं इसके प्रति आसक्त हो गया। मैंने कई बार सुना है कि किसी को मारने से खुशी मिलती है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं अपनी इंद्रियों से इसे महसूस कर रहा हूं। अचानक मुझे अपने स्रोत में परिवर्तन महसूस हुआ। यदि मैं वर्तमान में अपने स्रोत को देख सकता तो मैं देख सकता था कि रक्त लाल रिबन जो मेरे हत्या नियम का प्रतिनिधित्व कर रहा था वह और भी चमकदार हो गया था और इसके तेज किनारे और भी अधिक प्रमुख हो गए थे। जैसे जैसे यह बड़ा होता जा रहा है, लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है। रिबन की आभा बढ़ती रही और जब तक कि यह सिल्वर येलो पंख के समान स्तर की आभा को बाहर नहीं निकालने लगी। जागृति ग्राउंड में नियम को समझते समय माइकल मुश्किल से इसे बेसिक स्टेज के निम्न स्तर तक समझ पाया, जबकि एशलिन ने भी बेसिक स्टेज के निम्न स्तर को समझा, लेकिन उसकी समझ आधी हो गई थी। यही कारण है कि सनफायर नियम हमेशा हत्या नियम से अधिक शक्तिशाली रहा है। बाहर माइकल, जो बहुत धीमी गति से ये सब देख रहा था, उसने पाया कि उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई थी और ब्लेड ने गर्दन की हड्डी को भी खरोंचना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, मेरी गति इतनी विस्फोटक रूप से बढ़ गई कि ब्लेड और रैटमैन पीछे छूट गए। धप।
मैंने अभी हवा में खुद को स्थिर ही किया था कि मुझे नीचे हल्की सी आवाज सुनाई दी, और जब मैंने नीचे देखा कि यह क्या आवाज है, तो मैंने देखा कि रटमैन जमीन पर पड़ा हुआ है। मैंने जो देखा उस पर विश्वास करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। यह एक साजिश हो सकती है। एशलिन इसके अंत पर कुछ आग के गोले फेंकती है। मैंने एशलिन से हवा से पूछा, क्योंकि मैं अपनी सारी मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूं ताकि मैं अपनी चोटों में रहस्यमय ऊर्जा को दूर करने के लिए अपनी नियम शक्ति का उपयोग कर सकूं, जो मेरे शरीर में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रही है। हवा में चलने का ये हुनर, जिसे मैं पहले बिना किसी प्रयास के इस्तेमाल करता था, अब इसे कायम रखने के लिए मुझे पूरा प्रयास करना पड़ रहा है। चबाओ चबाओ, सुप सुप सुप। उसने चहचहाहट के साथ पुष्टि की और उसके अंगों पर आग के गोले दागने शुरू कर दिए। इसलिए यदि वह अभिनय कर रहा है तो वह निश्चित रूप से दूर चला जाएगा, और यदि वह अभिनय नहीं भी कर रहा है तो उसके पैरों पर ऐसी चोटें उसे कुछ समय के लिए चलने में भी मुश्किल कर देंगी। थोड़ी सी हलचल के अलावा उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि जब एशलिन ने अपने छोटे छोटे आग के गोले से उसके अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तब भी मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, और मैंने एशलिन से कुछ और आग के गोले छोड़ने को कहा। आग के गोलों से उसके शरीर को क्षत विक्षत अवस्था में देखने के बाद ही मैं सुरक्षित दूरी पर जमीन पर उतरा और उस रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में सोचने लगा जो मेरी चोटों में निवास कर रही थी। मेरे शरीर पर 100 से अधिक घाव हैं, लेकिन उनसे खून निकलता हुआ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रूल को मारने का ये भी एक लाभ है। जब तक मैं अपने शरीर को मारक ऊर्जा से ढकता रहूंगा तब तक मुझसे खून नहीं निकलेगा, चाहे मुझे कितने भी घाव क्यों न लगे। वर्तमान में मैं अपने घाव में उपस्थित अजीब ऊर्जा को देख रहा हूँ। ये बहुत ही भयंकर है और मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहती है, लेकिन मेरी शक्ति को अपने नियम से दबाए रखती है। उन्हें काफी देर तक देखने के बाद मैंने एक उपचार औषधि की बोतल निकाली और पी ली, लेकिन कुछ सेकंड बीत जाने के बाद भी मेरे घावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऊर्जा की उग्रता को देखते हुए मैंने यह अपेक्षा की थी कि यह मेरे घावों पर कोई उपचारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। मैंने अपने शरीर को हटाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मैंने अपने मन से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मेरे मन को खा रहा है और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, ये देखते हुए कि मैंने प्रभावी रूप से मन की आपूर्ति में कटौती की है। यह ऊर्जा सचमुच बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी नियम शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। मैं अब एक साथ 2 नियम शक्ति का उपयोग करने के कारण सिरदर्द से पीड़ित हूँ। सिरदर्द इतना बुरा नहीं होता, लेकिन जब मेरा मारण नियम आगे बढ़ा तो मेरी मानसिक ऊर्जा पर दबाव कई गुना अधिक बढ़ गया। मारक नियम ही इस रहस्यमयी ऊर्जा के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, और सिरदर्द महसूस करने के बावजूद मैंने मारक ऊर्जा की डोरी ली और उस रहस्यमयी ऊर्जा पर आक्रमण किया। मारक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई, लेकिन ये देखकर मैं दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि उससे मारक ऊर्जा के विरुद्ध खतरा महसूस हुआ और उसने उस पर हमला कर दिया। और इसका नष्ट होने का कारण ये था कि मैंने मानसिक मारक ऊर्जा के एक धागे का ही उपयोग किया था, उसके एक टुकड़े का नहीं। ये देखते हुए कि मारक ऊर्जा इसके विरुद्ध उपयोगी हो सकती है, मैंने थूकने वाले सिरदर्द को सहते हुए मारक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया और उस रहस्यमयी ऊर्जा पर हमला किया। दोनों रहस्यमय ऊर्जाओं में लड़ाई हुई और अंततः संहारक ऊर्जा उस ऊर्जा के एक छोटे से हिस्से को मिटाने में सक्षम हुई। ये रहस्यमयी ऊर्जा बहुत लचीली है। अगर मैं इसे नष्ट करने के लिए मारक ऊर्जा का उपयोग करूं, तो इसमें कई दिन या यहां तक कि एक पूरा सप्ताह भी लग जाएगा। मुझे लगा कि मुझे सनफायर रूल आजमाना चाहिए। किलिंग रूल की आक्रामक शक्ति सनफायर रूल से तुलना करने लायक नहीं है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये सनफायर का 30% है, जो सनफायर रूल की 1/3 शक्ति से भी कम है। सनफायर नियम दूसरे स्तर में सबसे अच्छे आक्रामक नियमों में से एक है और यह इस रहस्यमय ऊर्जा के खिलाफ बहुत प्रभावी होना चाहिए, लेकिन पहले मुझे किलिंग नियम को सनफायर से बदलना होगा और मुझे यह इतनी तेजी से करना होगा कि यह रहस्यमय ऊर्जा इसका फायदा न उठा सके और मेरे शरीर में सो न जाए। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने कहा और अपने मंदिर के उस हिस्से पर खुद को थप्पड़ मारा जो अभी तक घायल नहीं हुआ था। अगर मैंने किलिंग रूल की जगह सनफायर रूल लगा लिया होता तो मेरे सारे घाव खुल जाते और मुझे अपना सारा खून खोने में 1 मिनट से भी कम समय लगता। इतना ही नहीं, ये रहस्यमयी ऊर्जा मेरे शरीर पर आक्रमण करने का मौका ले लेती। यह अच्छा था कि मुझे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। अब इससे पहले कि मैं किलिंग रूल को सनफायर रूल से बदल सकूं, मुझे इन घावों के बारे में कुछ करना होगा। यह अच्छी बात है कि मेरे पास एक रास्ता है। इसके साथ ही मैंने पट्टियों का बड़ा सा टुकड़ा निकाला और उन्हें अपने पूरे शरीर पर चिपकाना शुरू कर दिया। जब तक मैंने ये काम पूरा किया, मैं एक ऐसे लड़के की तरह लग रहा था जिसका शरीर कपड़ों से ज्यादा पट्टियों से ढका हुआ था।
ये जांचने के बाद कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने जल्दी से मारने का नियम वापस ले लिया और सूर्य अग्नि नियम के साथ प्रतिस्थापित किया, लेकिन रहस्यमय ऊर्जा ने अपना मौका पहचान लिया और मेरे शरीर के अंदर घुसपैठ करना चाहती थी, और जब वह सफल होने वाला था तब सूर्य अग्नि ने निश्चित रूप से मेरे शरीर को ढक लिया और मेरे शरीर में घुसपैठ करने वाली रहस्यमय ऊर्जा सूर्य अग्नि के संपर्क में आ गई। तड़तड़ाहट, तड़तड़ाहट। मेरे सनफायर रूल से जलते समय उन्होंने एक तीखी आवाज की, लेकिन फिर भी सनफायर रूल को भी उस ऊर्जा को जलाने में काफी समय लगा, और वह ऊर्जा सिर्फ रहस्यमयी ऊर्जा थी जिसने मेरे शरीर में घुसपैठ करने की कोशिश की, जो कि उस रहस्यमयी ऊर्जा के भार की तुलना में बहुत कम मात्रा में थी जो मेरे घाव हैं। फिर भी सूर्य अग्नि की शक्ति से उस रहस्यमय ऊर्जा को पूरी तरह से जलाने में 2 से 3 दिन लगेंगे, तभी मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। ये वह स्थान नहीं है जहां मैं धीरे धीरे गुप्त कौशल से प्राप्त ऊर्जा को जला सकता हूं, मैं ऐसा केवल अपने अपार्टमेंट की सुरक्षा में ही कर सकता हूं। दोनों रेटमैन अभी भी लेटे हुए हैं और एशले को जब भी उनकी थोड़ी सी भी हलचल का आभास होगा वह उन पर हमला कर देगी। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा, किसी भी हमले के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि मैं इसे वैसे ही महसूस करूंगा जैसे उसने सोचा था। फ्रीवेब एटा ओवल सीएम, फ्रीवेब एटा ओवल सीएम। मैंने अपने भंडार से वह विशेष रस्सी निकाली जो मैं विशेष रूप से ग्रिमरेस राक्षस को बांधने के लिए लाया था। जब तक वे कमजोर अवस्था में हैं तब तक प्रमुख अवस्था वाले ग्रिम जाति के राक्षस के लिए भी रस्सी के बंधन से खुद को मुक्त करना बहुत कठिन होगा। मैं पहले छोटे रेटमैन के पास गया और उसे रस्सी से बांधना शुरू किया। प्रक्रिया के आधे रास्ते में ये संघर्ष करने लगा, लेकिन मैं आसानी से इसे दबाने में सक्षम हूँ। छोटे रेटमैन को पूरी तरह से बांधने के बाद मैं लंबे रेटमैन की ओर गया। जैसे जैसे मैं उसके करीब गया मुझे कोई भावना महसूस नहीं हुई, विशेष रूप से उसे मारने के बारे में। ये वास्तव में बेहोश है, मैंने सोचा जब मैंने लंबे रेटमैन के शरीर को छुआ। एशलिन के लिए कड़ी मार खाने के बाद भी वह छोटा रेटमैन अर्धचेतन अवस्था में है, लेकिन ये रेटमैन पूरी तरह से बेहोश है और इसकी सांसें भी बहुत कमजोर लग रही हैं। ऐसा लग रहा था कि गुप्त विधि का प्रयोग करना आसान नहीं है, इसका प्रयोग करने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसा मैंने रेटमैन को देखते हुए सोचा। लौटने के बाद सबसे पहले मैं गुप्त विधि पर शोध करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरी चोटों को ठीक करने का कोई तेज तरीका है। मैंने क्रिस्टल डिस्क ली और चिच रेटमैन के बारे में सोच रहा था कि मुझे इसका उपयोग करना चाहिए जब मेरी नज़र जमीन पर भंडारण पर पड़ी, उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां आधा खाने वाला मानव शरीर हुआ करता था। मैं जल्दी से उस ओर गया और कुछ खोजने की आशा में अपनी मानसिक ऊर्जा को भंडारण में फैला दिया। बिंगो, मैंने चिल्लाया। मैं भंडारण के अंदर क्रिस्टल डिस्क खोजने की उम्मीद कर रहा था। यह एक आवश्यक वस्तु है जो शिकार के लिए बाहर जाती है और मैं सही था। क्रिस्टल डिस्क एक नहीं बल्कि 2 हैं और दोनों डिस्क मध्यम श्रेणी की हैं। वे मेरी क्रिस्टल डिस्क से थोड़े छोटे हैं, नीले रंग के हैं और मेरी क्रिस्टल डिस्क से बेहतर दिखते हैं। दोनों डिस्कों की क्षमता 20 मन क्रिस्टल की है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगेगा। मैं बस मैना क्रिस्टल्स को एकत्रित करने में लगने वाले समय के बारे में चिंतित था, क्योंकि लेफ्टिनेंट ग्रेड ग्रिम मॉन्स्टर से 4 क्रिस्टल एकत्रित करने में ही लगभग आधे घंटे का समय लग गया था। लेकिन स्टोरेज में 2 मिडिल ग्रेड क्रिस्टल डिस्क का मिलना मेरे लिए ईश्वर की कृपा के समान है, खासकर तब जब मैं इस कमजोर स्थिति में हूँ। मैंने जल्दी से रेटमैन की दोनों छाती पर क्रिस्टल डिस्क रख दी और मैना क्रिस्टल के बनने का इंतजार करने लगा। निम्न श्रेणी क्रिस्टल डिस्क लेफ्टिनेंट चरण से औसतन 3 क्रिस्टल कोर, कैप्टन चरण से 7 और मेजर चरण से 15 क्रिस्टल कोर का उपयोग कर सकती है। औसत ग्रिम जाति के राक्षस द्वारा दी गई क्रिस्टल की मात्रा, लेकिन वे विशेष जनजाति या अभिजात वर्ग से संबंधित हैं या उनके बारे में कुछ अलग है, वे अलग अलग मात्रा में फसल दे सकते हैं। मध्यम ग्रेड क्रिस्टल डिस्क 30% से 40% कम ग्रेड क्रिस्टल डिस्क की तुलना में अधिक उपयोग कर सकते हैं। टिंग टिंग टिंग। मध्यम स्तर की क्रिस्टल डिस्क वास्तव में निम्न स्तर की डिस्क से बेहतर है। न केवल यह अधिक मैना क्रिस्टल का संचयन कर सकती है, बल्कि वे संचयन की गति में लगभग 5 गुना तेज भी हैं। अर्धचेतन और अचेतन अवस्था में मौजूद रेटमैन को उनकी अचेतन अवस्था से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि क्रिस्टल डिस्क ने उनकी ऊर्जा का दोहन करना शुरू कर दिया था और अब वे अपने जीवन के दोहन के कारण दर्दनाक यातना झेल रहे हैं। जब क्रिस्टल डिस्क मैना क्रिस्टल की कटाई कर रहे थे, मैंने एक मृत व्यक्ति की राख को बोतल में एकत्र किया। जो भी ये था वह मेजर स्टेज पर होना चाहिए, अन्यथा इसका मांस सीधे वाष्पीकृत हो गया होता। मेरी सनफायर की 100% शक्ति से बचने में सक्षम नहीं था। वह शायद रेटमैन के जाल में फंस गया होगा और छिपकर किए गए हमले में मारा गया होगा,
क्योंकि जब मैं पहले घटनास्थल पर पहुंचा था तो मुझे लड़ाई का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया था। मृत व्यक्ति की राख और अन्य सामान एकत्र करने के बाद मैं चुपचाप बंधन समाप्त होने का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और मन क्रिस्टल के बाद मन क्रिस्टल क्रिस्टल में दिखाई देने लगे। ये देखकर मेरी मनोदशा, जो मेरी चोटों के कारण खराब हो गई थी, बेहतर होने लगी। आज मुझे केवल मैना क्रिस्टल्स से ही काफी लाभ हुआ है तथा 3 रिम जाति के राक्षसों की वस्तुएं भी वहां बची हुई हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनसे मुझे कितने योग्यता अंक मिलेंगे। धब लंबा रेटमैन राख में बदल जाता है और 1 घंटे से भी कम समय में उसका दोहन समाप्त हो जाता है। लंबे रेटमैन की राख से क्रिस्टल डिस्क को उठाकर मैंने उसमें से सभी मैना कोर निकाल दिए, जो कि 14 हैं। छोटे रेटमैन से प्राप्त 5 और वेयरवोल्फ से प्राप्त 4 को गिनकर मैंने आज 20 मन क्रिस्टल प्राप्त किए हैं, जो काफी सौभाग्य है। मुझे बहुत कुछ मिलता, विशेषकर लंबे रेटमैन से, यदि वह रहस्यमय कौशल का प्रयोग करते हुए थक न जाता और फिर एशलिन द्वारा घायल न हो जाता। अपने बंधे हुए शरीर को ढकने के लिए एक लंबा चमड़े का कोट पहनने के बाद मैं फोर्ट कैवेंडिश की दिशा की ओर चल पड़ा। एफ